मजबूरी के साथ बाजार में कारोबार 16,300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ निफ्टी आखिरी 1.5 घंटा एक्सपायरी का है दिन, चाहे वो हो वीकली एक्सपायरी। ऐसे में कहां होगी आज एक्सपायरी और क्या करें आप, कल की तैयारी रहेगा फोकस खास इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि अब बाजार पर क्या रणनीति बनानी है और वीकली एक्सपायरी के लिहाज से कहां पर रखनी है आपको नजर। बताएं सर, सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? हैट्रिक लगी है दीप आज इतिहास बनने की, रिकॉर्ड बनने की। लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने दिन के दौरान अपने रिकॉर्ड बनाए हैं अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों के, और उम्मीद करें कि क्लोजिंग बेसिस पर भी ऐसा कोई एक रिकॉर्ड बनता हुआ दिखे। निफ्टी ने 16,337 ये है आंकड़ा छुआ है जो अब इतिहास में अमर हो चुका है। अब तक के हाईएस्ट लेवल के तौर पर 54,668 ये है वो लेवल जो सेंसेक्स का अब ऐतिहासिक स्तर बन चुका है तेजी की तरफ हाईएस्ट लेवल के तौर पर। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा बैंक निफ्टी कमजोर भले ही है, अभी भी है, लेकिन निचले स्तरों से 300 अंक रिकवर होता हुआ भी दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी रिकवरी आई है। सरकारी बैंकों का इंडेक्स कमजोर है, 2% नीचे है। रियल एस्टेट और ऑटो शेयर थोड़े आज दबाव में आपको नजर आएंगे, लेकिन आईटी इंडेक्स ने मजबूती दी है, 1% की तेजी वहां पर है। विप्रो और एचसीएल टेक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। इंफ्रा स्टॉक्स भी आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों से कल आज शाम के लिए सेशन के लिए कोई खास संकेत है नहीं, बहुत ही सीमित दायरे में डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सपाट है, न बहुत तेजी न बहुत मंदी, 20 अंक ऊपर है, हल्के से हरे निशान में, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि अमेरिका में क्या कुछ होगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कल की कमजोरी के बाद हो सकता है एक रिकवरी वाला माहौल आपको बनता हुआ नजर आए। ये है आपके लिए पूरा का पूरा संकेत अमेरिका का, और यूरोप के बाजारों के संकेत जो है वो मिले जुले नजर आ रहे हैं। जी ओके, तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे संकेत इस समय ग्लोबल बाजारों से, और साथ ही इस समय की बड़ी बातें। बात अनिल जी ये भी है कि सुबह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी बड़ी रेंज है, बट उसी रेंज में कारोबार होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी हल्का सा वॉलेटाइल रहा है, बट अभी भी देखिए सर तो 35,900 के ऊपर है, और निफ्टी तो 16,300 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो कैसे समझे सर अब से एक्सपायरी तक का एक्शन, क्योंकि निफ्टी आराम से लेवल्स होल्ड भी कर रहा है, किस तरह से देखना चाहिए इसको? दीप ज्यादा कमजोरी होगी नहीं। हम सुबह से यही बात कर रहे थे कि अगर कमजोर होने के बाद पहले आपको थोड़े नीचे के स्तरों पर आते हुए दिखे तो खरीदारी कीजिए। एक्सपायरी तक कोई खास कमजोरी है नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स काफी हैं, और जब तक शॉर्ट्स हैं और जब तक एक्सपायरी का है दबाव, तब तक बाजार निचले स्तरों से वापस बार बार रिकवर करते हुए दिखेंगे। और हमारे आज के टारगेट जो है 16,350 16,400 तक के रेंज के, वो ऊपर के टारगेट है। नीचे की तरफ 16,125 16,175 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 16,200 से ही वहीं से निफ्टी घूम गया है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में बहुत क्लियर कट बाय ऑन डिप है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। 36,100 के ऊपर की क्लोजिंग की कल हम बात कर रहे थे कि वहां के ऊपर की क्लोजिंग मिलती तो मजा ही आ जाता, लेकिन थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग मिली थी और वहां स्ट्रगल कर रहा है। वहां भी कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या हो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल है। तो मेरा ये समझना है, डेटा में अभी देख भी रहा हूं दीप, मजबूत डेटा नजर आ रहे हैं। अभी तक के जो डेटा दिख रहे हैं उसके हिसाब से 16,300 के नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता दिख रहा है। 16,350 16,400 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है। तो 16,250 16,300 की रेंज में निफ्टी आएगा, वहां खरीदारी आती दिखेगी। 16,350 16,400 की रेंज में निफ्टी आएगा, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। ये संकेत साफ आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, वो है 36,000। 36,000 के ऊपर हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 36,000 के नीचे हैं तो थोड़ा सा सावधान है। लेकिन ओवरऑल जो डेटा अभी दिख रहे हैं, और जब तक डाउ फ्यूचर्स आपको कोई खराबी के संकेत न दे, फ्लैट भी दिखे, तब तक मुझे लगता है कि मजबूती का रुझान रखना चाहिए। अगर डाउ फ्यूचर्स कमजोर हो जाए तो थोड़ी अलग बात है कि फिर बिकवाली हल्की फुल्की बढ़ जाए या प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बट जब तक डाउ फ्यूचर्स फ्लैट हैं, हल्के हरे निशान में जो कि रहने चाहिए, मुझे लगता है कि व्यू अभी से लेकर एक्सपायरी तक थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। 60-40 आप कह सकते हैं, 60% ऊपर के चांस ज्यादा बन रहे हैं। बाकी फिलहाल हम थोड़ी देर में और विस्तार में डेटा देखकर आपको बताएंगे, बट ओवरऑल कहीं कोई इस मार्केट से समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब आप धीमे धीमे देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हल्की फुल्की खरीदारी निचले स्तरों से लौटती हुई दिख रही है। तो ब्रॉडर मार्केट भी सुधर रहा है और स्क्रीन बेहतर होती हुई दिख रही है। और आप सोचिए, गैप से नहीं खुलकर हमने बाद में नया लाइफ हाई बनाया स्क्रीन पर, ये अपने आप में एक ताकत दिखाता है बाजार की कि दिन के दौरान बाजार प्राइम टाइम से हटकर निफ्टी और सेंसेक्स पर लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और ओपनिंग से ज्यादा
क्लोजिंग अहमियत वाली होती है और क्लोजिंग मजबूती के साथ देने के लिए बाजार तैयार होते दिख रहे हैं। जी दी, बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है और सुबह से हम देख भी रहे हैं थोड़ा आपको सुस्त एक्शन था, बट क्लोजिंग के समय अब बाजार वापस मोमेंटम पकड़ते हुए डेज हाई पर हो रहा है ट्रेड। तो फिर आइए देखते हैं आज कौन सी खबरों वाले स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है और साथ ही आने वाले दिनों के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजे आज सिप्ला, इसके अलावा वायदा बाजार में एस्कॉर्ट, गेल, गुजरात गैस, आरईसी, टाटा केमिकल्स, आईबी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स पर फोकस है। कल एमएनएम और हिंडाल्को तो निफ्टी स्पेस में है, लेकिन वायदा बाजार में करीब करीब 18 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। टू नेम अ फ्यू, सिटी यूनियन बैंक, स्ट्राइड्स फार्मा, एल्केम लैब्स, आरती इंडस्ट्रीज, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स और इसी के साथ कई और कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कल आने वाली है, ब्याज दरों पर फैसला आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की लिस्टिंग और साथ ही एल्कार्गो लॉजिस्टिक्स वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर एक बैठक करने जा रहे हैं। एपीएल अपोलो नतीजों के साथ बोनस इश्यू पर बैठक हो रही है। साथ ही आर सिस्टम्स नतीजों के साथ बायबैक पर कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। विंडलास बायोटेक, एक्सारो टाइल्स, दिव्यानी इंटरनेशनल और कृष्णा डायग्नोस्टिक सारे के सारे आईपीओस कल बंद होते हुए दिखेंगे। जुबिलियंट फूड कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा और अंत में 7 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा और डिविज लैब इंपॉर्टेंट नंबर्स रिजल्ट्स पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, तो नतीजों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट दिन आज और स्पेशली कल जहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। इससे पहले कि आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में जाने, एक खबर आती हुई दिख रही है एचडीएफसी बैंक पर और नजर रखिए इस पर, काफी इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है। सोर्स बेस्ड खबर है, ये रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं इस समय कि एचडीएफसी बैंक जो आरबीआई ने इन्हें टेक्निकल अपग्रेड के लिए डायरेक्टिव्स दिए थे वो कंप्लाई करने की तैयारी में है। इसके बाद आरबीआई अब उस रिपोर्ट को एग्जामिन कर रहा है और जल्द ही पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। अब किन पाबंदियों के बारे में मैं बता रहा हूं, आपको याद होगा कुछ समय पहले एचडीएफसी बैंक पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड की परेशानी को लेकर आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक लगा दी थी। अब वो रोक आने वाले 6 से 8 हफ्तों में हटाई जा सकती है। इसका रिव्यू फिलहाल आरबीआई ले रही है और इसका रिएक्शन आप स्टॉक पर भी आते हुए दिख रहे हैं, 2% ऊपर एचडीएफसी बैंक। अनिल जी, कैसे देखें इस खबर को? पाबंदियां हट सकती हैं आने वाले कुछ हफ्तों में, आरबीआई उस रिपोर्ट को एग्जामिन कर रही है। पिछले दिसंबर में रोक लगाई गई थी एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर। सर दीप, बहुत बड़ी खबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एचडीएफसी बैंक के लिए ये जब खबर आई थी तब इस स्टॉक प्राइस पर काफी अच्छा खासा एक्शन देखने को भी मिला था और काफी चिंताएं भी थी। और अब अगर ये नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक हटती है तो एचडीएफसी बैंक के लिए बड़ी राहत की बात होगी और ये बड़ा पॉजिटिव समझा जाना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। ऐसा लग रहा था कि ये मामला जल्दी रिजोल्व हो जाएगा, लेकिन अब रिजोल्व होता हुआ दिख रहा है, ये मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। अगले 6 से 8 हफ्तों में अगर ये मामला सुलझ जाता है और उसके बाद अगर आरबीआई ये पूरी तरह से रोक हटा लेता है तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक के लिए बेहद पॉजिटिव और बेहद अच्छी खबर हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बड़ी रिलीफ वाली बड़ी अच्छी खबर है एचडीएफसी बैंक के लिए। नो वंडर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 0.25%। और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाने के लिए शायद इसी तरह की खबर की जरूरत थी कि बैंक निफ्टी को 36,000 के आसपास या उसके पार ले जा सके, तो बैंक निफ्टी भी 36,000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और एचडीएफसी बैंक चूंकि बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा हैवी वेट है और वहीं से पुश और वजन आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी खबर मानी जानी चाहिए एचडीएफसी बैंक के लिए। और एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स पर एक बार इसी खबर के दम पर राय ले ली जाए। कुणाल जी, चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय। एचडीएफसी बैंक के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है, 1494 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अरे जी देखिए, चार्ट भी बहुत शानदार है। अगर आप डेली चार्ट देखें एचडीएफसी बैंक का, तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न निचले स्तरों पर बना, वहां से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि 1540 तक जाना चाहिए। 1540 तक का एक अपमूव आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलेगा और यही एक अनिल जी स्टिकिंग पॉइंट था बैंक निफ्टी का। एचडीएफसी बैंक पे अगर परफॉर्म करेगा तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक अगर परफॉर्म करेगा तो बैंक निफ्टी को तो ऊपर जाना ही है। फिलहाल 2% ऊपर 1500 के स्तर के बेहद करीब आता हुआ एचडीएफसी बैंक। बड़ी खबर आती हुई काउंटर के लिए, आने वाले कुछ हफ्तों में पाबंदियां हटाई जा सकती हैं, फिलहाल आरबीआई रिव्यू कर रहा है। तो आइए, ये तो एक बड़ी खबर है ही, पर कुछ और खबरें भी हैं और कुछ और नतीजे भी आए हैं आज दिन भर, इनके बारे में जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए।
ओके दीप, तो सबसे पहले तो एसबीआई लाइफ प्री ओपन में यहाँ करीब 1.9 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे हुए। कार्लाइल को जो स्टेक बेचना था वो बेच के निकल गए। डॉक्टर रेड्डीज, इनकी स्वास्थ्य मंत्रालय से इस कंपनी की चेयरमैन की बैठक हुई है आज, जिसपे स्पुतनिक वैक्सीन के प्रोडक्शन और सप्लाई पर चर्चा हुई है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, यहाँ पे सुजुकी की तरफ से सेमीकंडक्टर्स के चलते एक वार्निंग आई है। इन्होंने कहा है कि आगे चल के इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें थोड़ा धीमापन रह सकता है। वही ओरियन प्रो सॉल्यूशंस स्मार्ट लेंडर क्लाउड लॉन्च किया है इस कंपनी ने। क्लाउड आधारित लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च किया है। एलेंबिक फार्मा मस्तिष्क रोग की एक दवा है, उसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। रेन इंडस्ट्रीज इस कंपनी की एक सब्सिडियरी है, उसने जर्मनी में रबर लैब जो है वो खोला है। इसके अलावा नतीजे, सेरा सैनिटरी वेयर, यहाँ पे कंसोलिडेटेड मुनाफा 50 लाख से बढ़ के 12 करोड़ पे आया है। कैप्लिन पॉइंट मुनाफा 55 करोड़ से बढ़ के 71 करोड़ पे आया है। 1.5 रुपये प्रति शेयर का ऐलान भी किया है डिविडेंड का। टीटीके हेल्थ घाटी से मुनाफे में आई है, 2 करोड़ के घाटे के मुकाबले 6 करोड़ का मुनाफा किया है। इप्का लैब, यहाँ नतीजे कमज़ोर है, मुनाफा 446 करोड़ से घटकर 360 करोड़ और कंपनी का जो मार्जिन है 38.3% से घटकर 26.6% पे आया है और आय जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। सिनेलाइन इंडिया मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, 2 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 17 करोड़ का घाटा इस कंपनी ने किया है। अरविंद कंसोलिडेटेड घाटा जो है 97 करोड़ से घटकर करीब 11 करोड़ पे आया है और आय जो है 600 करोड़ से बढ़कर 1440 करोड़ पे आई है। पनामा पेट्रो मुनाफा 3.8 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़। नौकार कॉप घाटे से मुनाफे में आई है, 12.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 13 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। हाइकेल मुनाफा 15 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ और सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग घाटे से मुनाफे में आई है, 10 करोड़ के घाटे के मुकाबले 31.6 करोड़ का मुनाफा इस बार कंपनी ने किया है। ओके, तो ये है वो तमाम खबरें और नतीजे जिनके दम पर आज दिखा है बाजार में एक्शन। बाजार खुलने के बाद आए ये नतीजे। आइए, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है और बिगुल है हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए। पहला बिगुल आज के कार्यक्रम का वो है हिमांशु जी के लिए BTST का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। तो अनिल जी, यहाँ पर मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक कैश सेगमेंट का है जिसमें एक ब्रेकआउट अभी अच्छा देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग। 152-153 रुपए की रेंज में स्टॉक काम कर रहा है। अनिल जी, एक बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आते हुए नजर आया था कुछ दिनों पहले और उसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद आज लोअर लेवल से काफी अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चार्ट पोजीशन है और जिस हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, ये स्टॉक 166 ओके, शायद हिमांशु जी की फ्रेम फ्रीज हो चुकी है। हम फिर से उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनका। एक तो एलिकॉन इंजीनियरिंग है जिसका टारगेट उन्होंने 166 का रखा है। देखते हैं कौन सा दूसरा स्टॉक है एफएनओ में और साथ ही इसका स्टॉप लॉस भी लेंगे। लेकिन तब तक कुणाल जी और राकेश जी तैयार है क्लोजिंग शो का शुरुआत करने के लिए और उनके लिए बिगुल, जिस बिगुल की उन्होंने मांग की है हमारे पास है नहीं। कुणाल जी और राकेश जी को चाहिए वेरी 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 स्पेशल पिक। हमारे पास सिर्फ स्पेशल पिक का है और बिगुल बजाकर आगे जितने भी वेरी लगाने वो खुद बंसल जी अपने आप लगाएंगे। चलिए, बिगुल स्पेशल पिक का कुणाल जी राकेश जी के लिए। स्पेशल पिक के आगे हमने है ना फिल इन द ब्लैंक्स रखे हुए हैं, जितने ज्यादा आपको भरने हैं उसमें भर दें और बताएं ऐसा क्या वेरी 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 स्पेशल है इस पिक में। देखिए अनिल जी, स्पेशल ये है, आपको ध्यान हो जब भारतीय एयरटेल को हमने रिकमेंड किया था तो भारतीय एयरटेल भी स्पेशल पिक था और टेक ऑफ हुआ। तो ये भी अनिल जी जो स्टॉक है इस पे काफी मीम्स जोक सब कुछ बन रहे हैं, स्टॉक चल नहीं रहा। तो ये वेरी 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 मतलब कि वेरी पर क्यूब रूट अनिल जा रहा, 3 बार वेरी है, वेरी 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 स्पेशल पिक है और पिक है आईटीसी पर। आईटीसी का टेक ऑफ होने वाला है। जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, ये जो 200 210 के लेवल्स की बात होती थी, ये 238 240 से पहले रुकेगा नहीं। एक बड़ा अपमूव 238 240 का यहाँ देखने को मिलेगा। तो आईटीसी को मिस नहीं करना है। ओवरवेट खरीदारी की राय है आईटीसी पर और यही स्पेशल है अनिल जी। आईटीसी पर जो आदमी पिक देता है तो मतलब कि हिम्मत करके पिक दे रहा है। चार्ट में स्ट्रेंथ है, पैटर्न में स्ट्रेंथ है। ओवर टू कुणाल जी।
अरे जी, एक पंक्ति है, आपने सुनी होगी, देर लगी आने में तुझको शुक्र है लेकिन आए तो अनिल जी उसी तरह का ब्रेकआउट आईटीसी में आता हुआ दिख रहा है। बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट है और जैसे राकेश जी ने कहा 240 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम अदम्य साहस का परिचय यहाँ दे रहे हैं। आईटीसी पर हमारी खरीदारी की राय है, इन स्तरों पर बाय करके चले। 210 रुपए के आसपास 210 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 228 रुपए का, 228 का। दूसरा टारगेट 235 रुपए का, तो 235 तक जाने की संभावना चार्ट पर दिखती है। बड़ा ब्रेकआउट है, आईटीसी पर खरीदारी करके चले। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी पर राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। देर लगी है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इससे बढ़िया कोई बात है नहीं। तो चलिए, कुछ आइडिया है कौन सी पिक्चर का गाना है कुणाल जी? अगर आपने गाना याद किया होगा तो हो सकता है पिक्चर का नाम भी आपने याद किया हो। नहीं अनिल जी, मुझे पिक्चर का नाम नहीं पता। मैंने पंक्ति सुनी अनिल जी, देर लगी लेकिन इस तरह की अनिल जी पंक्ति है, लेकिन मुझे गाने का नाम नहीं पता अनिल जी, कौन सी फिल्म का ये नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, लगता है आप अजय देवगन के फैन नहीं है, नहीं तो आपको पता होता। अजय देवगन तब्बू की पिक्चर आई थी विजय पर। अच्छा, हिमांशु जी आते हैं। हिमांशु जी आपको पता है? सर, जगजीत सिंह जी की बहुत ही फेमस गजल रह चुकी है ये, और मैंने कॉलेज के जमाने में खूब सुना है इसको, तो इसलिए मुझे याद है इस गजल के बारे में। ये सच्चे म्यूजिक भक्त हैं। अगर जो सच्चा नहीं होता तो वो मेरी तरह से बोलता था कि ये पिक्चर का गाना है। जो वाकई में म्यूजिक का सच्चा भक्त है, ये जगजीत सिंह चित्रा सिंह जी की गजल थी। पहले गजल आई, फिर बाद में गाना आया। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हिमांशु जी। चलिए, इसके साथ साथ आपकी आवाज भी लौट आई है, जो स्टॉप लॉस देते वक्त बंद हो गई थी। 153 आपने कहा एलिकॉन इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की राय, 166 का टारगेट। इसका स्टॉप लॉस बताएं और आपकी दूसरी पिक भी बताएं सर। जी अनिल जी, तो यहाँ पर 148 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अनिल जी एलिकॉन में। और मेरी एब्सेंस में राकेश जी ने और कुणाल जी ने जो एक आज शाम का मुझे लगता है कि जो शो स्टॉपर स्टॉक था उसके बारे में भी जिक्र कर दिया फाइनली आईटीसी, उसके बारे में भी अनिल जी मैं बस 1 मिनट लूंगा। अनिल जी, बहुत ही ज्यादा रिलायबल ब्रेकआउट अब की बार आईटीसी में आते हुए नजर आया है। और इनफैक्ट ये ब्रेकआउट मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय एयरटेल में बहुत समय के बाद ब्रेकआउट आया और फाइनली स्टॉक आज 600-620 रुपए के लेवल्स नजर आया, आईटीसी में भी ये वन वे रैली की शुरुआत हो सकती है अनिल जी। और अभी इस 3-4% की गेन के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से एग्री हूं कुणाल जी के साथ। 228 रुपए का यहाँ पर पहला कंजर्वेटिव टारगेट है और वहां पर इसको फिर इवेल्युएट करने की जरूरत है। अरे हिमांशु जी सुनिए, सोच लो हिमांशु जी, सोच लो, सुनिए, ये कुणाल जी राकेश जी के चक्कर में मत पड़ो। मैं भी कई बार आईटीसी रिकमेंड कर करके थक भी चुका हूं और बहुत ट्रोल भी हो चुका है। आप सोच लो एक बार फिर से, दबाव में तो नहीं ना कहीं? ऐसा तो नहीं कि बंसल जी ने मैसेज किया हिमांशु जी प्लीज हमारे को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, आईटीसी रिकमेंड कर दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं ना? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं। ये बिना किसी प्रेशर के अंतरात्मा की आवाज है। चलिए, फिर तो पक्का बढ़ेगा आईटीसी। 230-35 की तरफ जाने को तैयार है। हिमांशु जी को भी पसंद है। अच्छा, मेरे लिए तो बोलने की जरूरत ही नहीं। मेरे को तो आप 16,000 की निफ्टी पर अगर कोई एक स्टॉक बोलोगे निफ्टी में कुछ सबसे ज्यादा पसंद है तो मैं तो आईटीसी ही बोलूंगा। तब भी बोलता था, अब भी बोलता हूं, आगे भी बोलूंगा। और बिल्कुल जो आप बात करें कि ये 10-15 रुपए जो बढ़ा है ये कुछ भी नहीं है। बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो वापस घूम फिर के अपने घर पे आ जाएगा 205 रुपए के आसपास। बताएं सर हिमांशु जी, आपकी दूसरी पिक। जी अनिल जी, तो अनिल जी स्टील सेक्टर में वापस से बज है। मुझे लगता है सेल के नंबर से पहले मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है और यहाँ पर नए हाइज बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो स्टॉक मुझे इस स्टील सेगमेंट में पसंद है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। अनिल जी, लगभग 5 से 7 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा आज के सेशन में ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चार्ट पोजीशन है, ये आज या कल के सेशन में जो अपने ऑल टाइम हाइज है लगभग 772, 775 उनको पार करने की कोशिश कर सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन मुझे लगता है कि बनते हुए नजर आया है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में अनिल जी करंट लेवल 758 रुपए के आसपास खरीदारी करें। 748 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पहला टारगेट 785 रुपए का, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, और दूसरा टारगेट अनिल जी 800 रुपए तक का यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील में मुझे लगता है आने की तैयारी है। 1 से 2 दिनों का व्यू रखकर जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में खरीदने की सलाह है। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील वागले साहब का भी फेवरेट स्टॉक, लगातार वागले साहब कई बार रिकमेंड करते हुए यहां पर खरीदारी करने की राय। 785 और 800 के टारगेट के लिए 748 का स्टॉप लॉस आपके प्री आईटीसी पर
एक और बेहतरीन इंफॉर्मेशन में आपको देने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले सुमित जी इंतजार कर रहे हैं। एक बार जल्दी से पहले सुमित का सुपर हिट ले लें, उसके बाद आईटीसी पर होगी और बातचीत। सुमित जी के लिए बिगुल। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसके अंदर एक अच्छा दम देखने को मिल रहा है, अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 44 रुपए 40 पैसे, 44 रुपए 50 पैसे। पेपर स्टॉक है, सारे पेपर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका नाम है पदम जी पेपर। जी हाँ, पदम जी में एक अच्छा दम देखने को मिल रहा है। स्टॉक मेरे को लग रहा है यहाँ से एक बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। जिस तरह से पेपर स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, पदम जी के अंदर यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 48 रुपए का पहला टारगेट, 52 रुपए का दूसरा टारगेट, 2 से 4 दिन का व्यू लेके पदम जी में काम करें। 41 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 48 से 52 के टारगेट के लिए। जिस तरह से पेपर स्टॉक में आज सुबह से मोमेंटम बिल्डअप है और अभी सेकंड हाफ में एक एक करके पेपर स्टॉक्स ऊपर का मूव दिखाने को तैयारी कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि ये नेक्स्ट वीक तक एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। 48 52 को टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें 41 के स्टॉप लॉस से। 48 और 52 के टारगेट, 41 का स्टॉप लॉस। पदम जी पल, अरे पदम जी पल का भाव जीरो कैसे? अरे कुछ तो देना ही पड़ेगा, मुफ्त में थोड़ी मिलेगा। जरा इसको ठीक करिए, प्राइस जीरो कैसे आ रही है? ये तो गजब ही हो गया। पदम जी इंडस्ट्री, हाँ ये गड़बड़ है। पदम जी पेपर, पदम जी पेपर सेलेक्ट करिए और उसके बाद दिखाइए। पदम जी इंडस्ट्री तो जीरो हो गई, वो स्टॉक लिस्टेड ही नहीं है। पदम जी पेपर लेके आइए, इसमें 41 रुपए का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। 48 और 52 रुपए के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। अब ठीक है, 44 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताइए वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरे रडार पर रिलायंस आया है जो 4 से ये निकला है 2120-25 का लेवल, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जिसने निकाला है अभी 214445 के करंट भाव पे बाय करे। एक 20-22 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 2122 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है ये 2200 से 2220 के लेवल्स आपको 1 से 2 दिनों में दिखा सकता है, शायद 2200 कल के दिन में ही दिखा सकता है। ओके, 2200 तक जाने की तैयारी रिलायंस में। ओहो क्या बात है, रिलायंस 2200 मतलब निफ्टी 16,500। बहुत ही बढ़िया वागले साहब, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, बहुत ही बढ़िया। आइए, आईटीसी पर हमारी चर्चा बाकी रहेगी। 2 हमारे खास मेहमान और कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो एक जैन साहब जयपुर वाले आ गए, देखिए जरा उनकी शक्ल दिखाइए, जैन साहब आ गए। और एक जो है भी और नहीं भी। अगर आप सोचेंगे हैं तो दिखेंगे नहीं, आप सोचेंगे नहीं दिख रहे हैं, नहीं है, तो इसका मतलब 100% है। समझ तो गए होंगे आप, आशु जी। तो कुणाल जी और राकेश जी, आप दोनों को जानकर बड़ी खुशी होगी। आपको अनएक्सपेक्टेड, बिना मांगे, बाहर से बिना शर्त समर्थन आईटीसी पर आशु सर की तरफ से मिला है। बोला सिर्फ और सिर्फ आईटीसी के मामले में मैं कुणाल जी और राकेश जी के साथ हूं, तो आईटीसी पर इस वक्त आशु जी भी बुलिश हुआ है। थैंक गॉड। आपको पता नहीं कितनी बड़ी रिलीफ की बात है आईटीसी के लिए कि अब आईटीसी के ऊपर से जो बड़ा प्रेशर था वो हट चुका है आशु सर का। और आइए जैन साहब से भी जानते हैं आईटीसी पर। आए जैन साहब, बताएं। अनिल जी, मैं तो आपको मैसेज किया हूं कि मुझे जेम स्टॉक के तौर पे आईटीसी को देना है। लोग मुझे मतलब ट्रोल भी करते हैं या एडवाइस करते हैं, आप बताते हैं ट्विटर पे कि बोला आप जैन साहब के जेम्स में दे दो, आईटीसी फट जाएगा। बोले कई बार जब निफ्टी नहीं चल रही थी, बोले आईटीसी को या निफ्टी को, दोनों को दे दी। जब निफ्टी तो फट गई, तो आपकी इजाजत हो तो जेम स्टॉक का ठप्पा लगा सकते हैं क्या सर आईटीसी को? है तो लार्ज कैप। अरे बिल्कुल, अरे क्या बात करें, शुभ काम में देरी कैसे। मेरे को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो आईटीसी रिकमेंड करते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कहता आइए जैन साहब के लिए बिगुल ढूंढ के लाइए। सुबह 9:30 बजे वाला इधर उधर कहीं पड़ा होगा, इसको दोपहर 2:20 पर बजाना है जैन साहब के जेम्स का। और जैन साहब क्लोजिंग वाले शो में भी एक जेम्स देना चाहते हैं, तो बिगुल जैन साहब के जेम्स। टारगेट्स बताइए जैन साहब। देखिए अनिल जी, वो टोटिया बदलने के लिए मैंने आईटीसी को अब जेम का ठप्पा लगाया है, क्योंकि देखिए ये रोज रोज तो बोलते ही है,
बट अब लोगों की जो एडवाइस थी कि प्लीज आप इसको जेम में शामिल कर दीजिए, तो मैं देखा कि भाई इस बार करते। और आज देखिए बहुत दिनों बाद ये एक अपने आप को 210-15 के रेंज से निकला ही है और अच्छी खासी तेजी आई है। और रीजन बिंग देखिए जिस तरीके से निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है या निफ्टी को चलाना, तो ये आईटीसी, भारती, रिलायंस, ये टाइप के स्टॉक सब चलने लगे एक एक करके। इवन एचडीएफसी के जो सारे स्टॉक्स थे, एचडीएफसी, मैंने कल भी कई लोग मुझे पूछ रहे थे, मतलब बाय ऑल द एचडीएफसी और जबरदस्त चलेंगे। तो वैसे ही अब निफ्टी को चलाना, और आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप कम चल रहे हैं क्योंकि वहां पे अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और आज भी प्रॉफिट बुकिंग है, कल भी थी, 2-3 दिनों से चल रहे। और आप नॉर्मली भी जेम स्टॉक सारे थे तो सारे टारगेट अचीव किए पास में। तो मैं इसका आज टोटका बदलना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आईटीसी जो है आराम से यहां से एक बार 230-35 तक जाएगा। हो सकता है नीचे आए, बट आईटीसी जैसा आप बोलते हैं ना कि कोई को भी अगर कुछ नहीं खरीदने का हो मार्केट में और 16,000 प्लस के लेवल्स पे अगर मार्केट में कुछ खरीदना है तो आईटीसी सबसे ज्यादा सेफ बेट लगता है। और कैश मार्केट में खरीदिए क्योंकि डिविडेंड यील्ड को भी साथ में लीजिए। और अगर और एक स्ट्रेटेजी ऐड करनी है तो आप दूर दूर के कॉल्स बेच के थोड़ा प्रीमियम अर्न कीजिए। तो 3200 शेयर का लॉट है, 3200 आईटीसी खरीदिए, डिविडेंड कमाइए 5-6%। और कहीं ना कहीं अगर हर महीना आपको आधा टका 1% प्रीमियम से मिल जाए कॉल बेच के, वो भी आपके रिटर्न्स में आएगा। बट मैं तो कहूंगा कि जिनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आता है वो ये काम करें। अदरवाइज बिल्कुल आईटीसी लेके रखे, निश्चिंत होकर लेके रखे। डाउनसाइड बहुत कम लगती है। 200 का तो लग ही गया ठप्पा आईटीसी पे, 200-205 का तो खोने को तो अब हार्डली कोई 4-5%, और आने को मुझे लगता है कि आराम से ये 20-25% का रिटर्न्स आने वाले दिनों में देगा। और ये अनलॉक का भी बहुत बढ़िया थीम है, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल, अनलॉक का भी बढ़िया थीम है, आईटीसी नजर रखिए। अनिल जी, आपको भी कई बार पसंद आया है, आपने न्यू ईयर के लिए रेकमेंड किया है, दिवाली पर बात करी थी, अप्रैल 1 को इस नए वित्त वर्ष के लिए भी आपने आईटीसी पर राय दी थी। कोई व्यू सर आपका भी आईटीसी पर? फाइनली जान आती हुई दिख रही है थोड़ी इसमें। दीप देखिए, एक दिन की जान आने से मेरे व्यू पे फर्क भी नहीं पड़ता और इतने दिनों की सुस्ती से भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, जो लोग भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और जो लोग पेशेंस से इन्वेस्ट करना जानते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस में आपको सारी कहानी बता दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे आपने 90 रुपए से 130 रुपए के बीच में भरोसा करके वेदांता को आपने खरीद के रखा और तब से हमने टारगेट दिया था कि 320 के पहले नहीं बेचना है। आज भी 320 का भाव है वेदांता और अब तक के हाईएस्ट लेवल के आसपास इस पूरे रनअप में वहां पर चल रहा है। मैं फिर से ये कहूँगा, आईटीसी को बंसल जी की लैंग्वेज में, बंसल जी कहते हैं कि स्टॉप लॉस के धागों में ना बांधें। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आईटीसी को टारगेट के धागों में ना बांधें। इसको 10, 15, 20 रुपए के लिए खरीदे भी ना। वो ट्रेड करना है, करना नहीं करना, वो आपकी मर्जी की बात है। अगर आप वाकई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पेशेंस रखते हैं, और मैं फिर से कह दूं, आप कितने अच्छे इन्वेस्टर हैं, अच्छे या नहीं चलो छोड़ दो, कितने पेशेंट इन्वेस्टर हैं, उसका टेस्ट आईटीसी करेगा और बार बार करेगा। अगर आप में है हिम्मत, पेशेंस, तो खरीदिए, इंतजार कीजिए। और इसको 5-25 रुपए के लिए तो खरीदना ही नहीं है। अगर 100-150 रुपए आईटीसी में ना बने तो फिर खरीद के फायदा ही क्या। तो इसलिए खरीदना है तो कम से कम 300 रुपए का टारगेट पहला रखें, उसके बाद में वहां पे भी बेचना नहीं है। रिवीजन करेंगे, रिव्यू करेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। तो आराम से 16,000 के इंडेक्स पे अगर कोई निफ्टी का स्टॉक 10, 12, 15 के पी मल्टीपल मिलता है और जिसमें इतनी लंबी हिस्ट्री है, इतना बढ़िया 5% से ज़्यादा का डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड, डिविडेंड यील्ड है, इतना प्रूवन मैनेजमेंट है, वक्त की बात है। कभी किसी का वक्त आता है, कभी किसी का देर से आता है। आईटीसी का वक्त भी आएगा और सब मुस्कुराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो खुशी इस बात की कि आशु सर पॉजिटिव हो गए हैं, नहीं तो आशु सर 204-5 में आशु सर खुद भी कहते थे कि नहीं ये चलने वाला नहीं है। तो अब कम से कम है ना, इसके चलने हिलने के संकेत आ गए हैं, वो एक अच्छी बात है। तो डेफिनेटली आईटीसी को बड़े मुनाफे के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। बार बार ये कह रहा हूँ, ट्रेडिंग करने की जरूरत ना करें, इन्वेस्टमेंट करके रखिए। और जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनको 215 भी नहीं देखना है कि ऐसा नहीं हमने 205 मिस कर दिया। 10 रुपये में कुछ फर्क नहीं पड़ता आईटीसी में। आप आज खरीदें, 205 में खरीदें, 220 में खरीदें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर भूल जाइए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर भूल जाइए, ये है आपके लिए आईटीसी। अनिल जी का 300 का लक्ष्य था, 1 अप्रैल को भी बात करी थी, वो बरकरार है। पेशेंस रखनी पड़ेगी, बस यही एक फैक्टर है, पर आईटीसी आपको गेन्स दिखा कर जाएगा। अच्छा, इस बीच एक बार जरा वोडाफोन आइडिया के चार्ट पुल अप कर लीजिए।
क्योंकि यहां पर आप जबरदस्त रिकवरी होते हुए देख रहे हैं। आज सुबह भारी गिरावट थी, 20% 25% तक गिरा ये स्टॉक और वहां से रिकवर होकर अब पॉजिटिव टेरिटरी में वोडाफोन आइडिया आ गया है। तो 25% फिसलने के बाद पूरी रिकवरी वोडाफोन आइडिया में अब वापस 6 रुपए के ऊपर ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन हुआ है इस चार्ट पर। कहना मुश्किल है कि अब क्या पाथ आएगा वोडाफोन के फ्यूचर को लेकर, बट डेफिनेटली जो ट्रेंड आज के ट्रेड में बना है वो काफी इंटरेस्टिंग है। 25% तक गिरने के बाद अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में वोडाफोन आइडिया। बंसल जी, काफी क्लोजली आप ट्रैक करते हैं, क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? अब टेक्निकल लेवल्स की क्या कोई इंपॉर्टेंस है जिस तरह से 25% के स्विंग अपसाइड डाउनसाइड दोनों पर हो रहे हैं इसमें? देखिए दीपांशु, लेवल्स को देखें तो लेवल्स तो सारे टूटे हैं। इसमें डे बिफोर यस्टरडे 8 रुपए का लेवल टूटा था, उसके बाद एक मेल्टडाउन देखने को मिला था। नीचे में 3 रुपीज 70 पैसा, 3 रुपीज 80 पैसा एक अहम सपोर्ट है और थोड़ा सा ऊपर 4 रुपए 55 पैसे के लो से स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली। तो चार्ट्स तो दीपांशु टोटली डिस्टॉर्टेड है। नीचे में अब 3 रुपए 50 पैसे 55 पैसे एक सपोर्ट है। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। दोनों तरफ का एक्शन और दोनों तरफ का बड़ा एक्शन इस पर होते हुए दिख रहा है। एक बार एस्कॉर्ट्स को भी पुल अप करिए, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे तो एस्कॉर्ट्स के नतीजे भी आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। अनुमान से अच्छे नतीजे आए हैं। आई है आपकी 1671 करोड़ की, हमारा अनुमान 1600 करोड़ का था। साल दर साल देखें तो 1062 करोड़ से बढ़कर मुनाफा डबल हो गया है, 92 करोड़ से बढ़कर 185 करोड़ का आया है। हमारा अनुमान 155 करोड़ का था। कामकाजी मुनाफा भी यहां पर बढ़कर आया है, 120 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ का आया है और मार्जिन्स भी 11.3% से बढ़कर 14% आए हैं। कुणाल जी, जरा एक बार चार्ट्स पर राय दें। एस्कॉर्ट्स की नतीजे अनुमान से काफी बेहतर सर। देखिए चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। कल भी इसमें अच्छा मोमेंटम बना था, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी कल भी और आज भी 2 दिन लगातार स्टॉक ने नीचे के लेवल से बड़ी जबरदस्त रिकवरी दिखाई है और ये आमतौर पर एक स्ट्रेंथ का सूचक होता है। और एक ब्रेकआउट हुआ है 1240 रुपए के ऊपर, तो मुझे लगता है कि 1300 तक जाना चाहिए। काफी समय से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, तो बिल्कुल मेरी खरीदारी की राय है। यहाँ एक स्टॉप लॉस रख लें और एक वाजिब स्टॉप लॉस होगा 1235 रुपए का और ऊपर मुझे लगता है कि 1300 तक जाना चाहिए। 1300 का टारगेट रखें बाय करने की राय। ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। नजर रखिए, नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, इसलिए स्टॉक में भी आप थोड़ी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। वैसे हमने देखा है कि ऑटो कंपनीज ने इस बार थोड़ा डिसअपॉइंट करा है, बट उस लिहाज से अगर आप देखें तो एस्कॉर्ट्स के नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं और इसलिए इस स्टॉक पर एक्शन भी है। तो अनिल जी, एस्कॉर्ट्स पर अनुमान से बेहतर नतीजे आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, पर इस बीच कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी आपकी स्क्रीन पर। लंबर के दाम 7% घटे हैं और इसलिए हम देख रहे हैं जो पेपर स्टॉक्स में दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है उसका ट्रिगर सामने आते हुए। अनिल जी, आप भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं लंबर के दामों के बारे में, आपने पहले भी बात करी है सर, और उसका जो डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आता है दाम गिरने पर पेपर स्टॉक्स का, वही इंपैक्ट हम बाजार में देख रहे हैं। 7% लंबर के दामों की गिरावट, सारे पेपर स्टॉक्स एक्शन में। अनिल जी, बिल्कुल, और पेपर स्टॉक्स के लिए ये बड़ी और पॉजिटिव खबर है कि लंबर यानी कि जो इनके लिए पल्प का काम करती है, जो रॉ मटेरियल का काम करती है, उसके दाम तेजी से घटे। आज 7% घटे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और ये दाम घटना इनके लिए बेहद फायदे की बात है और इसका फायदा सारे पेपर स्टॉक्स को मिलेगा। 2 पेपर स्टॉक स्पेशली आपको फोकस में करने चाहिए, एक है स्टार पेपर और दूसरा है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। मैं क्यों 2 इन पेपर स्टॉक्स के नाम आपको ले रहा हूँ, जबकि फायदा वैसे तो इन जनरल सभी पेपर स्टॉक्स को होता है। पेपर स्टॉक्स जो पेपर कंपनियां हैं वो अपने नंबर के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में खत्म हुए हैं जुलाई के महीने में ही, तो अब इनके जो नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो जाहिर सी बात है कि नीचे के प्राइसेस में होंगे। तो जिन कंपनियों के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें कम फायदा है, जिन कंपनियों के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं या जो कंपनियां नए कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है उनको ज्यादा फायदा है। स्टार पेपर और साथ ही तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, ये 2 स्टॉक हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद आप कर सकते हैं और वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। तो बहुत बड़ी खबर है पेपर कंपनियों के लिए, पेपर सेक्टर के लिए, और सारे पेपर सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो दमदार प्रदर्शन इसी वजह से करते जा रहे हैं। स्टार पेपर हमारा SIP स्टॉक भी रह चुका है, बहुत ही मजबूत बेहतरीन कंपनी। और एक बार आइए सुमित जी से पूछ लेते हैं। सुमित जी, जरा स्टार पेपर के चार्ट्स पर दीजिए अपनी राय।
जी स्टार पेपर के अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और मेरे को लग रहा है यहाँ से चलेगा। अभी स्टार पेपर के अंदर स्टार परफॉर्मेंस देखने को मिलना चाहिए। 180 रुपए के इमीडिएट टारगेट बनेंगे और अगर वो लेवल टूटते हैं तो और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। और अनिल जी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पेपर स्टॉक्स में बाय दिया था। पदम जी पेपर स्टॉक 47.50 पे आ चुका है, 14 से 14.5% का स्टॉक ऊपर है। तो ये जस्ट अपडेट है। इस तरह से मूव पदम जी पेपर के अंदर पिछले 15 से 20 मिनट में देखने को मिला है। तो मेरे को लग रहा है कि पेपर स्टॉक्स में भी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ये है आपके लिए पेपर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी का माहौल। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, हिमांशु जी इसके चार्ट देखिए, ये स्टॉक भी बड़ा तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है, इनके लिए भी बड़े फायदे की बात। इसके चार्ट पर क्या है आपका व्यू? अनिल जी पॉजिटिव सेटअप है, अच्छा रनअप लोअर लेवल से आते हुए नजर आया है और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर स्टॉक में ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। मेरा ऐसा मानना है अनिल जी 168 रुपए तक की अपसाइड स्टॉक आने वाले दिनों में दिखा सकता है और यहाँ पर 154 155 के नीचे का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसको भी होल्ड करने की सलाह है और फ्रेश पोजीशंस भी इन लेवल्स पे खरीद की बनाई जा सकती है। 153 रुपए का एग्जैक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, 167 और 168 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। यह है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट और सबसे बड़ा फायदा तमिलनाडु न्यूज प्रिंट के लिए, क्योंकि ये पेपर जो ज्यादातर खरीदते हैं वो सारे के सारे करंट मार्केट प्राइसेस पे खरीदते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बजाय। तो सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी एक तरह से आप कह सकते हैं नंबर का तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। ये है स्टॉक जहां पर दमदार प्रदर्शन होने की तैयारी में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब तैयार है सेठी साहब, वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है आपका सेठी साहब। बताएं सर, आज भी दोनों स्टॉक्स कैश के ही होंगे आपके? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं अनिल जी, आज एक कैश का स्टॉक है और एक F&O का स्टॉक है। बट अनिल जी एक अफसोस है अनिल जी, आप 6 मिनट देरी से आए और 6 मिनट में जी आज दर्शकों का नुकसान हो गया लगता है। बिकॉज जो मेरा पहला स्टॉक कवर करने जा रहा हूँ अनिल जी, जो कैश मार्केट का स्टॉक है, एक पेपर स्टॉक ही था रडार पे या है, जो कि नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर, जो 267 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। अभी ये जो खबरें आई है लंबर के प्राइसेस 7% घटे हैं, जिसका फायदा पूरे पेपर सेक्टर को देखने को मिल रहा है। तो उसके कारण से ये स्टॉक भी 272-73 के लेवल पे आ गया है। मेरी इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह अभी भी, मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है इसमें 285-290 रुपए का। एक सॉलिड पेपर कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। नॉर्मल ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है, डेट लेवल सिर्फ 0.37 के है। मार्च क्वार्टर के नतीजे बहुत ही दमदार थे। पैट आया था 87 करोड़ का, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 4 करोड़ का नुकसान था। बाकी ऐसे भी अनिल जी जो पेपर स्टॉक्स है, पेपर के प्राइजेस में पेपर जो है उसके प्राइजेस बढ़े हैं, जबकि इनके जो रॉ मटेरियल उसके प्राइजेस कम हुए, तो डबल फायदा हुआ है। फिर ये ओपनिंग की भी थीम इसको लिया जा सकता है। स्कूल्स कॉलेजेस खुल रहे हैं, अब सुनने में आ रहा है नॉर्थ इंडिया में भी कई स्कूल्स खुले हैं, तो उसका फायदा पेपर सेक्टर को होना है स्टेशनरी के रूप में। फिर ई कॉमर्स की पैकेजिंग में पेपर की हेवी डिमांड है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा सेक्टर और विद इन द सेक्टर वेस्ट कोस्ट पेपर अच्छा लगता है। अच्छी खासी FIS GIS की 13% की हिस्सेदारी है, जिसमें निपॉन लाइफ है, L&T है, GIC सिंगापुर है। इस स्टॉक में मुझे लगता है खरीदारी करें 285-290 के लेवल्स के लिए, और स्टॉप लॉस रखना है 265 रुपए का। ओके, 265 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। और जाहिर सी बात है सेठी साहब, आपके पास लेट आने की वजह भी यही कि बिग ब्रेकिंग आई थी कि पेपर के लंबर के प्राइसेस काफ़ी तेजी से घटे और पिछले 5-7 मिनटों से हम इसी सेक्टर पर ही बात करें। तो चलिए कोई बात नहीं, वेस्ट कोस्ट ना सही, बाकी स्टॉक्स जिसमें पदमजी पेपर से रिकमेंड किया सुमित जी ने, और स्टार पेपर, TNPL, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, ये सारे स्टॉक्स हम इसी पर डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा बताइए, आज का दूसरा स्टॉक आपका? अनिल जी दूसरा स्टॉक F&O स्पेस से है। अनिल जी कल मैं क्लोजिंग शो में लाइव था और मैंने सामने से बोल के एक F&O का बोल्ड और कंट्रारियन पिक दिया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 137 के लेवल पर रिकमेंड किया था, 145 और 150 के टारगेट्स के लिए। आज 144-45 के लेवल्स ऑलरेडी आ गए। वैसे ही नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को में आज खरीदारी करने की सलाह, जो कि अभी अगस्त फ्यूचर्स 95 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। इस कंपनी के कल तिमाही नतीजे आने हैं। और अनिल जी कल जो नोवेलिस के US में नतीजे आए बहुत ही दमदार थे, और नाल्को के नतीजे कल जो आने वाले हैं मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, बाजार को बहुत खुश करेंगे। ये विद इन द एल्यूमिनियम स्पेस एक
फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर है जो कि बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम तीनों ही बनाता है और वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स है। मार्च तिमाही भी बहुत अच्छी थी, एक जीरो डेट कंपनी है और FIS का भी जून क्वार्टर में अच्छा खासा इंटरेस्ट बढ़ा है। 18% हिस्सेदारी थी जिसको बढ़ा के उन्होंने 20% हिस्सेदारी कर ली है। तो कल के नतीजों के एंटिसिपेशन में इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी करने की सलाह है। 100 रुपए का कल का टारगेट है इसमें और स्टॉप लॉस रखना है 91 रुपए का, 91 रुपीज का। ओके, तो सेल की शानदार कॉल के बाद अब नैल्को पर भी करनी है खरीदारी। दोनों के नतीजे आने वाले हैं कल, देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। और साथ ही जो फोकस में है सेक्टर वेस्ट कोस्ट पेपर, वहां पर भी आप करके चलें खरीदारी। ये है सेठी साहब की राय। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। आइए गेल, इस पर रखिए नजर। 1907 करोड़ से मुनाफा घटकर 1530 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। जहां तक गेल का सवाल है, हम अनुमान लगा रहे थे 1660 करोड़ का, तो हमारे अनुमान से भी थोड़ा कम आया है मुनाफा। आय की बात करें तो यहां पर आप आय में अच्छा फिगर आते हुए देख रहे हैं। 15,550 करोड़ से बढ़कर यहां पर आय का आंकड़ा आपके लिए 17,000 करोड़ से ज्यादा का आते हुए दिखा है। हमने अनुमान लगाया था यहां पर 15,280 करोड़ का, तो हमने एक्चुअली 1.5% आय की गिरावट का अनुमान लगाया था। उसके सामने देखें तो यहां पर आय का आंकड़ा काफी बेहतर आया है, तो अनुमान से काफी बेहतर है आय का आंकड़ा। हालांकि मुनाफे ने किया है निराश। ये है आपके लिए गेल के नतीजे फर्स्ट कट पर। इसकी थोड़ी और एनालिसिस करते हैं, पर तब तक जल्दी से एक बार चार्ट पर राय जरा दे दे कुणाल जी। गेल नतीजे आते हुए थोड़े मिले जुले दिख रहे हैं फर्स्ट कट में सर। देखिए, जब तक 146 पार ना हो 146, तब तक कोई वजह नहीं है दीपांशु की खरीदारी करें। और 146 पार होगा, उसके ऊपर कुछ समय टिक जाएगा, तब खरीदारी के बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा। कोई खास उम्मीदें नहीं रखें स्टॉक से। मुझे लगता है एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। 146 के ऊपर गया तब ब्रेकआउट होगा, तब खरीदारी की सोचेंगे, फिलहाल अवॉइड करें। ओके, तो ये है आपके लिए गेल। एबिटा आया है 2422 करोड़ का, हमारे अनुमान से थोड़ा बेहतर, और कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा गिरकर आया है, बट अनुमान से बेहतर आया है। करीब 5% की गिरावट है एबिटा में। मार्जिन्स 13.9% वर्सेस 16.5%। मार्जिन्स हमने अनुमान लगाया था 15.6%। तो मिले जुले हैं नतीजे। आय का और एबिटा का आंकड़ा अनुमान से थोड़ा बेहतर है, पर मार्जिन्स और मुनाफा अनुमान से थोड़े कम है। गेल एकदम फ्लैट है इस समय ये काउंटर। चलते हैं अनिल जी के पास। थोड़ा डिले हो गया है, पर जानते हैं इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, वीकली एक्सपायरी का दिन है, भरपूर एक्शन है बाजारों में, और डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखिए। अब थोड़ा मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहे हैं सर। डेज हाई पर है डाउ फ्यूचर्स, फिलहाल 80 अंक ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी थोड़ी तेजी है। यूरोप के बाजारों में भी पॉजिटिव एक्शन है। कल की यूएस की गिरावट का यूरोप पर कोई ज्यादा रिएक्शन आते हुए नहीं दिखा है। लगभग 0.5% की तेजी है। कच्चा तेल भी कल की भारी गिरावट के बाद $70 के करीब ब्रेंट संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। जहां तक एशिया की बात है, जापान पॉजिटिव क्लोज हुआ था 0.5% ऊपर, पर हांगकांग में हमने करीब 1% की गिरावट देखी है। क्या व्यू है सर इस समय? दीप, देखिए, व्यू बायस पॉजिटिव है, और आज की एक्सपायरी के बाद बाजार की जो चाल है थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी। 3 दिनों तक आपने जो रिकॉर्ड हाइज और अच्छी मजबूती देखी है, उसमें कुछ शॉर्ट कवरिंग और कुछ फ्रेश ब्रेकआउट का कारण था। अब मेरे ख्याल से आज एक्सपायरी होने के बाद देखते हैं फिर ग्लोबल संकेत कितने मजबूती भरे बने रहते हैं। बट एक चीज जो साफ दिख रही वो ये कि 16,125, 16,200, ये 75 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट हो जाएगी। ये आसानी से नहीं टूटने वाला है, और इसके नीचे ही कमजोरी का या सावधान होने का पहला संकेत आएगा 16,125, 16,200। अब आइए आज की एक्सपायरी की बात करें। डेटा मजबूती वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 16,200 तुरंत प्रभाव से, माफ कीजिएगा, 16,300 तुरंत प्रभाव से निफ्टी पर सपोर्ट है एक्सपायरी के दिन। 16,300 के पुट पर 78 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है आज की एक्सपायरी वाला, तो ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 66 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। ऊपर में 16,350 हल्की रुकावट का लेवल है, जहां 62 लाख शेयर हैं, और 16,400 पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 16,300, 16,400 ये रेंज नजर आ रही है। लेकिन जो डेटा दिखा रहे हैं उस हिसाब से ज्यादा संभावना दीप ये है कि हम कहीं न कहीं 16,300 से लेकर 16,000
16,350 इस रेंज में कहीं न कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए, इसके संकेत ज्यादा है ना। 16,300 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावना है, 16,350 के ऊपर की कम है, तो कहीं कहीं 16,350 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है। ये संकेत डेटा से आते दिख रहे हैं। ये बात हुई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो संकेत आते दिख रहे हैं, 35,800 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावना कम है। ज्यादा चांस है हम 36,000 के थोड़ा सा नीचे, कहीं कहीं 35,800 36,000 की रेंज में एक्सपायरी होने के चांस दिख रहे हैं। वो इसलिए कि 35,800 पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 36,000 के कॉल्स पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 39 लाख शेयरों का, उसे पार नहीं कर पाएगा। तो 36,000 के ऊपर निकलना मुश्किल दिखता है, बैंक निफ्टी के लिए टिकना मुश्किल दिखता है। एक प्रयास किया था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन ज्यादा देर वहां रुका नहीं, फिर से आ गया। तो 36,000 के आसपास इसके ऊपर शॉर्ट्स बने हुए हैं, और ऐसे में मुझे लगता है ज्यादा संभावना यह है 35,800 35,900 की रेंज में, कहीं कहीं शायद 35,800 36,000 की रेंज में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए। अभी तक डेटा ये दिख रहे हैं। फर्ज करें अगर 3 बजे के पहले बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर निकलकर 36,050 के ऊपर निकलकर टिक गया, तो फिर बैंक निफ्टी भी कमाल दिखा सकता है, 36,200 36,300 तक जाने की ताकत रख सकता है। अगर 3 बजे के पहले 36,050 के ऊपर निकलकर टिका, तो अब की बार फिर बैंक निफ्टी में एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 40 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो ये भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी पर ज्यादा फोकस करना है, क्या एक ब्रेकआउट देता है 36,050 के ऊपर। अदरवाइज रेंज बाउंड एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ये आपको डेटा बता रहे हैं। जी दी बिल्कुल, तो रेंज बाउंड एक्सपायरी है बट पॉजिटिव मोमेंटम है, और पूरी संभावना है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर एक्सपायरी होते हुए दिख सकती है। बट फिलहाल बाजार में है एक्शन भरपूर। अदानी ट्रांसमिशन के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 355 करोड़ से बढ़कर 433 करोड़ का यहां पर आया है, और साथ ही आय 2,447 करोड़ से बढ़कर 2,838 करोड़ की आती हुई दिखी है अदानी ट्रांसमिशन। इस पर भी आप रखिए नजर। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और स्वागत करते हैं श्रीकांत जी का बिगुल के साथ BTSTT का। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। दिपांशु, गुड आफ्टरनून। देखिए, वैसे काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में हमने अच्छी तेज़ी देखी है, और लार्ज कैप में अगर आप देखें तो जितने भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे उनमें स्पेशली हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। और अभी मुझे लगता है कि जैसे क्रूड प्राइसेस में एक गिरावट आई है, उसके बाद ये जो पेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे हमें लगता है कि वापस एक खरीदारी आ सकती है। करंट लेवल से एशियन पेंट्स को बाय किया जा सकता है, जो तकरीबन 2980 2990 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस 3100 3120 के लेवल्स दिखा सकता है, और करंट लेवल से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी फेवरेबल है। तो 2950 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से इसे बाय करें, और 3100 से 3120 के टारगेट्स के लिए एक या दो दिन के लिए इसे होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए एशियन पेंट्स पर खरीदारी की राय। गिरावट पर मिल रहा है तो अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं आपके लिए, और कच्चे तेल की गिरावट का फायदा तो ऑफ कोर्स इन कंपनीज को होता ही है। चलते हैं हिमांशु जी के पास, बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, मेरे रडार पर आया है नवीन फ्लोरीन। यहाँ पर हमने देखा कि केमिकल स्टॉक्स में आज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस बनाने के बाद वापस से तेजी दिखाने के लिए तैयार है। 3670 3675 का करंट भाव है। मुझे लगता है कि करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है। 3740 का पहला टारगेट और 3800 रुपए का दूसरा टारगेट यहाँ पर आते हुए नवीन फ्लोरीन में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 3640 के स्टॉप लॉस के साथ नवीन फ्लोरीन को 1 से 2 दिनों के लिए खरीदारी की सलाह है। ओके, तो नवीन फ्लोरीन ये है एक काउंटर जहां पर आपको करनी है खरीदारी हिमांशु जी की तरफ से। श्रीकांत जी एक और कॉल दे रहे थे। श्रीकांत जी माफ कीजिए, मैं मिस कर गया सर। बताएं दूसरी कॉल क्या है आपकी से। बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट मैं लॉरस लेबोरेटरीज को देख रहा था, और अगर आप देखें तो जो डिवीज लेबोरेटरीज की जो चाल बनी है उसके बाद मुझे लगता है कि अगर कोई स्टॉक उसी पर्टिकुलर पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है तो वो है लॉरस लेबोरेटरीज। करंट प्राइस है वो 664 की है। हालांकि हमने आज के दिन में 2 से 2.5% की तेजी देखी है, लेकिन जो इसमें ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है और जो इसमें पिछले दिन में जो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बने थे उसके बेसिस में मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 740 के लेवल्स दिखा सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पे करंट लेवल से बिल्कुल बाय किया जा सकता है इसे 665 पे।
और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 650 का, जो काफी मामूली स्टॉप लॉस है और नजदीक का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें लगता है कि 700 और 740 ये दो पड़ाव ये पूरे कर सकता है। आपके लिए लॉरस लैब्स, जहां पर आपको करनी है खरीदारी, पसंद आ रहा है श्रीकांत जी को, तो लॉरस लैब्स और एशियन पेंट्स, इस पर रखिए नजर रखिए। भारतीय एयरटेल, एक से एक खबर आ रही है, आज स्टॉक मोमेंटम में भी है। एयरटेल ऑफिस इंटरनेट लॉन्च करने के लिए कंपनी ने करार करा है दुनिया की 2 दिग्गज कंपनीज के साथ, गूगल और सिस्को। ये आपके लिए खबर आ रही है। प्लान 999 रुपए से शुरू होगा एयरटेल ऑफिस इंटरनेट, ये बात कर रहा है भारतीय एयरटेल। गूगल क्लाउड और सिस्को के साथ इन्होंने करार किया है। तो एक और पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है एयरटेल के लिए। स्टॉक 5% ऊपर इस समय, लाइफ हाई के बेहद करीब। आइए, ये तो है आपके लिए भारतीय एयरटेल जो एक्शन में है, पर बाजार की नजर होने वाली है कल सुबह के बड़े इवेंट। आरबीआई की पॉलिसी कल सुबह 10 बजे आ जाएगी। जानकारों का क्या कहना है इस बार पॉलिसी पर, हमने कुछ अहम सवाल पूछे मार्केट एक्सपर्ट्स, इकोनॉमी और बैंकिंग एक्सपर्ट्स के साथ। आइए इसका रिजल्ट जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताइए जानकारों की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार की आरबीआई पॉलिसी से? बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए इस बार हालांकि हर कोई यही मान के चल रहा है कि जो पॉलिसी है उसमें जो दर है उसमें कोई बदलाव होते हुए नहीं दिखेंगे, अकोमोडेटिव स्टैंस जारी रहेगा। लेकिन इस बार जो इन्फ्लेशन दर है वहाँ पे सबका फोकस बनता हुआ दिख रहा है। जो कमेंट्री है वो सबसे अहम रहेगी, क्योंकि आप देखिए FY22 के लिए ज़्यादातर जानकार ये मान के चल रहे हैं कि जो CPI एस्टिमेट्स हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं। करंटली 5.1% का अनुमान है, लेकिन आने वाले समय में 5.1% लेके 5.5% के बीच में जो CPI एस्टिमेट्स है वो होते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी पूछा कि RBI क्या GDP के एस्टिमेट्स में कोई बदलाव कर सकता है, तो ज़्यादातर जानकारों का मानना था कि कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 25% जानकारों का ये मानना था कि GDP एस्टिमेट्स में हल्का सा बदलाव हो सकता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड एस्टिमेट्स आते हुए दिख सकते हैं। करीब 9% के आसपास के जो एस्टिमेट्स हैं वो GDP के लिए मिलते हुए दिख सकते हैं। और आप देखिए फिलहाल हम देख रहे हैं FY22 के लिए करीब 9% के ऊपर के GDP एस्टिमेट्स हैं, लेकिन अब 9.5% से लेकर 9% के GDP एस्टिमेट्स का अनुमान फिलहाल लगाया जा सकता है। इसके साथ ही जो सबसे अहम बात यह है इस बार की पॉलिसी में कि जो लिक्विडिटी है, सारे बैंकर्स ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेस लिक्विडिटी फिलहाल बनी हुई है, कंफर्टेबल सिचुएशन है। आने वाले समय में काफ़ी अनसर्टिनिटी है थर्ड वेव के लिए, लेकिन अब ये जो लिक्विडिटी को नॉर्मलाइज करने की बात है, इसकी जो इंडिकेशंस है वो कब से मिलते हुए दिखेंगे, इस पर सबका फोकस बना हुआ है। क्या इस पॉलिसी में कोई हिंट मिलता हुआ दिखेगा? ज़्यादातर जानकार मान के चल रहे कि ये पॉलिसी में नहीं मिलेगा। अभी भी आने वाली 1 से 2 पॉलिसी में लिक्विडिटी को काफ़ी कंफर्टेबल रखा जाएगा, लेकिन अगर लिक्विडिटी को कम करने की भी बात होती है तो जो OMO परचेसेस हैं, GSEC है, वहाँ पे कम होने की बातचीत होती हुई दिख सकती है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, एक तो इन्फ्लेशन किस तरह से रिवाइज होता है, और दूसरा लिक्विडिटी को लेके RBI गवर्नर का क्या स्टांस है, और तीसरा थर्ड वेव को लेके कितने प्रिपेयर्ड हैं। इन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, लेकिन इस बार स्टेटस क्यू पॉलिसी आती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो पॉलिसी के हिसाब से तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है, बट आप कमेंट्री पर रखिए नजर, आउटलुक पर रखिए नजर, यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। और हर बार की तरह बाजार के कई दिग्गज एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुबह 9:45 बजे अनिल जी के साथ चर्चा करेंगे। अजय बग्गा साहब, HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा साहब भी हमारे साथ होंगे। आप सबके फेवरेट आशु मदान साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और ब्रिंडा जागीरदार ये भी हमारे साथ होंगी। तो पॉलिसी का पूरा विश्लेषण, एक बढ़िया प्रीव्यू, और उसके बाद जो भी कमेंट्री आती है गवर्नर साहब MPC की तरफ से, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। सुबह 9:45 बजे के साथ हमारे साथ जरूर जुड़िएगा RBI पॉलिसी के लिए। REC के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, 2250 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। थोड़ी सी अब बढ़त आपको ये काउंटर दिखा रहा है, तो नजर रखिए REC भी अब अपने नतीजों पर रिएक्ट करते हुए दिखेगा। कुछ और नतीजे भी आना बाकी है। आय में हमने 18% की बढ़त देखी है, 9590 करोड़ की आय आती हुई दिख रही है, तो अच्छा फिगर दिख रहा है REC के लिए। आइए चलते हैं एक बिगुल सुमित जी के लिए, वो अपनी कॉल देने के लिए तैयार हैं। सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 465 रुपए, 468 रुपए। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है गोवा कार्बन। गोवा कार्बन के अंदर क्लास ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक आज वीकली चार्ट्स में 200 DMA लेवल्स ब्रेक कर रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट
19 के हायर लेवल्स पे आ चुका है। अप्रैल 2019 इसके हायर लेवल्स पे स्टॉक अभी आ चुका है। रिसेंट के स्विंग हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको एक हफ्ते का व्यू लेके खरीदारी करें। वीकली चार्ट के अंदर स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया है, जिसका एक अच्छा टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकता है। इमीडिएट 485 485 का पहला टारगेट होगा। 485 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। पोजिशनल कॉल है ये। ऊपर में 510 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में गोवा कार्बन के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर 440 441 के ऊपर है। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है। जब तक 440 441 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक पोजीशन होल्ड करना है। 485 का लेवल जैसे ही ऊपर में क्लोज करेगा, ब्रेक करेगा और क्लोज करेगा उसके ऊपर, तो 510 रुपए तक के लेवल गोवा कार्बन में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा गोवा कार्बन के अंदर। गोवा कार्बन में करें खरीदारी, यह राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके आने वाले हैं नतीजे कैसे रहेंगे, रिजल्ट्स, आइए इसका एक अनुमान ले लिया जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण दुबे बताने के लिए कि रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, देखिए अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा कि एस्कॉर्ट्स के नतीजे आए और काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैक्टर सेल्स है उससे मदद मिली। तो ऐसे ही टाइप की मदद जो है कुछ हद तक एमएनएम को भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर सेल्स जो है उससे थोड़ा फायदा इस कंपनी को हो सकता है। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यू जो है 12,1250 करोड़ के आसपास आने वाला है, 12,250 करोड़ माफ़ कीजिएगा, और एबिटा जो है वो 1715 करोड़ के आसपास आएगा। मार्जिन जो है 14% के आसपास आएंगे और कंपनी का जो मुनाफा है 860 करोड़ के आसपास आ सकता है। देखिए इस कंपनी को काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों से साल दर साल मदद मिलने वाली है। वहीं तिमाही आधार पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स में 7% से ज़्यादा की गिरावट हुई थी, तो वो नुकसान जो है इस कंपनी को तिमाही आधार पे झेलना पड़ेगा। अब साल दर साल फायदा कहाँ हुआ है, तो खासकर एसयूवीज और पिकअप्स की मांग में अच्छा खासा उछाल देखने मिला है, उसका फायदा होगा। लेकिन नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज से खर्च जो है वो कुछ हद तक बढ़ सकते हैं। इसके लिए जितनी बढ़त होनी चाहिए थी मार्जिन्स में, उससे शायद थोड़ी कम होने वाली है। इसके लिए क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 14.7% से मार्जिन गिर के 14% के आसपास रहेंगे। हालांकि कोई बहुत भारी गिरावट जो है इस कंपनी के मार्जिन्स में नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन साल दर साल भारी भरकम सुधार जो है वो इसके मार्जिन्स में ज़रूर होगा। नए लॉन्चेस पे फोकस करेंगे और सेमीकंडक्टर को लेकर अगर एमएनएम भी कोई अपडेट देता है तो उस पर नजर होगी। बिल्कुल, तो एस्कॉर्ट्स के तो रहे हैं अच्छे नतीजे। इस बार देखते हैं एमएनएम की ट्रैक्टर डिवीजन की कैसी रही है परफॉर्मेंस और बाकी डिविजन्स की भी परफॉर्मेंस कैसी रही है। फिलहाल स्टॉक पर हल्का सा दबाव है नतीजों से पहले। चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, वही स्टॉक है जो ऑलरेडी कवर हुआ है। आई थिंक किसने कवर किया मुझे याद नहीं, लेकिन स्टॉक का नाम है JSW स्टील। 760 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो फोर्स से निकाला है, मुझे लगता है इसमें कम से कम 780 785 तक ये मूव आनी चाहिए कल तक। अभी 763 764 है। आपका स्टॉप लॉस 756 का होना चाहिए। पहला टारगेट 780, दूसरा टारगेट 785 और टाइम फ्रेम आज और कल का। ओके, आज और कल के लिए JSW स्टील पर रखें नजर। थोड़ी देर पहले हिमांशु जी ने भी शो की शुरुआत के समय इस पर रिकमेंडेशन दी थी और उनके तो 800 तक के टारगेट्स हैं। वागले साहब 780 785 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। ट्रेड के लिए बढ़िया मौका है, नजर रखिए। JSW स्टील आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है ये काउंटर। एक बिगुल अब श्रीकांत जी के लिए BTSTT। बताएं सर। दिबांशु, वैसे ऑटो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स का जो फॉर्मेशन बन रहा है बॉटम लेवल पे, वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद इसमें एक अच्छा बॉटमिंग फॉर्मेशन बन के इसमें बड़ा एक रिबाउंड आ सकता है। जब ये करेक्टिव पैटर्न में था तब भी इसने काफ़ी अच्छा करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट किया है। और अगर आप इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो पिछले कम से कम 4 या 5 महीने में इसने एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बनाया है। तो जैसे मार्केट में निफ्टी जैसे 15,500 से टर्न हो रहा था बार बार और हमें 15,900 या 16,000 के करीब लेके जा रहा था, सिमिलरली टाटा मोटर्स भी 290 के करीब करेक्ट होता है और उसके बाद वापस वो रिबाउंड कर लेता है। मुझे लगता है कि आज के दिन में भी इसमें काफ़ी अच्छा रिबाउंड आ रहा है। करंट लेवल से इसे बाय करें और जो आज के इसके लोवेस्ट लेवल्स है तकरीबन 293 के, हमें उसे एज अ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 315 से लेकर 320 के लेवल्स 1 या 2 दिन में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से टाटा मोटर्स को बाय किया जा सकता है।
मोटर्स में कह रहे हैं खरीदारी, ये है राय श्रीकांत जी की तरफ से। और इस बीच एक और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, वो है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, जो कि छोटा पीटीसी कहते हैं, पीएफएस भी कहते हैं, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल। इसके रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। पहले पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल के रिजल्ट जल्दी से आपको बता दें, मजबूत रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। 5.5% स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपर 27 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 46 करोड़ पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो दमदार मुनाफे का आंकड़ा और दमदार स्टॉक का प्रदर्शन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। ये है आपके लिए पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल के दमदार नतीजे। एक और दमदार रिजल्ट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, वो है बिरला कॉर्प। इस सीमेंट कंपनी के भी शानदार रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। बिरला कॉर्प के भी दमदार नतीजे आए हैं, मुनाफा दुगुने से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिरला कॉर्प का भी सारी सीमेंट कंपनी के रिजल्ट दमदार आ भी रहे हैं और बिरला कॉर्प से भी उम्मीद ये थी। 142 करोड़ ये है मुनाफे का आंकड़ा जो पहुंचता हुआ दिख रहा है और बिरला कॉर्प के भी शानदार बेहतरीन रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। तो दो छोटी कंपनियों के बड़े रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। तो दो छोटी कंपनियों के बड़े रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर, एक पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल और दूसरा बिरला कॉर्प, दिन के हाईज पर ट्रेड करता हुआ, ऊंचाइयों पर ट्रेड करता हुआ बिरला कॉर्प का स्टॉक। और आय भी देखिए 1222 करोड़ से बढ़कर 1750 करोड़ आती दिख रही है और मुनाफे का आंकड़ा तो दमदार आया ही है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हिमांशु जी के लिए बिगुल एक BTS डबल टी का। बताइए हिमांशु जी। अनिल जी, कैश सेगमेंट का स्टॉक है, एक स्टॉक का नाम है जिंदल पॉली। इस स्टॉक को अनिल जी मैं लगभग 800 साढ़े 800 रुपए के लेवल्स पर से रिकमेंड करता आया हूं। और स्टॉक में खास बात यह है अनिल जी कि लगातार स्टॉक में थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद रिपीटेडली हायर का जो सीक्वेंस है नए हाइज बनाने का वो कंटिन्यू रखा है। आज के भी सेशन में अनिल जी जस्ट एज वी स्पीक 1100 रुपए के ऊपर एक बहुत ही शानदार फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए नजर आया है। और जिस हिसाब से अनिल जी चार्ट पोजीशन है, मुझे ऐसा लगता है कि 1140 और 1160 रुपए तक के दो टारगेट्स यहाँ पर जिंदल पॉली में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर काफी फेवरेबल है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ लगातार स्टॉक दिखाता हुआ नजर आया है। हर कंसोलिडेशन पे यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूरी है कि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है, जो स्टॉक्स जो लगातार कंटिन्यूसली नए हाईज बनाते आए हैं उनके साथ रहें। तो जिंदल पॉली मुझे लगता है कि करंट लेवल पर एक ऑप्टिमम रिस्क रिवॉर्ड है। 1080 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ 1140 का पहला टारगेट और 1180 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए जिंदल पॉली में खरीदारी की राय है। तो ये है वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है। इस भरपूर एक्शन की वजह भी साफ है। आज देखिए कॉस्मो फिल्म्स के जो नंबर आए कल बाजार बंद होने के बाद बहुत ही शानदार नतीजे हैं। तो जो पैकेजिंग फिल्म्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके दमदार रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं और यही वजह कि कॉस्मो, जिंदल पॉली, पॉलीप्लेक्स, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो भरपूर एक्शन और तेजी में आपको नजर आएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और हिंडाल्को, ये है वो स्टॉक जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं कल। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा हिंडाल्को एक और कंपनी है निफ्टी की जो अपने नतीजे पेश करेंगी। आइए आशीष से जान लें इसका अनुमान। आशीष बताइए कैसे रहेंगे हिंडाल्को के नतीजे? अनिल जी बहुत बढ़िया नतीजे देखने को मिलेंगे। पिछली तिमाही यानी पिछले साल की तिमाही अगर आप देखें तो काफी खराब देखने को मिली थी, तब मेटल की कीमतों में लगातार गिरावट का ट्रेंड था, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है। लगातार कीमतें अगर आप देखें तो बढ़ती जा रही हैं और देखिए नोवेलिस के भी नतीजे आए थे, वो भी काफी शानदार देखने को मिले। पिछले साल करीब 709 करोड़ का कंसो घाटा था, इस बार 2360 करोड़ के आसपास का जो है मुनाफा देखने को मिल सकता है और मार्जिन भी दुगने हो जाएंगे, 7.5% से बढ़कर करीब 14%। कामकाजी मुनाफे में जोरदार 196% का उछाल देखने को मिलेगा। टॉप लाइन में भी काफी बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ी है। इसके चलते टॉप लाइन में जो है 60% बढ़त का हम अनुमान लगा रहे हैं और तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखें तो नतीजे स्टेबल देखने को मिलेंगे। हालांकि थोड़े से कंसर्न इसके लिए है क्योंकि एल्यूमिनियम सेगमेंट में प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा था। कॉपर में थोड़ी बहुत सुस्ती देखने को मिली थी वॉल्यूम्स को लेकर क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है उससे कसर देखने को मिल रहा है। उनके जो एविएशन सेगमेंट्स है वहां पर भी जो वॉल्यूम थोड़ी बहुत गिरी है, इसके चलते तिमाही दर तिमाही आय में मामूली 1% की गिरावट देखने को मिलेगी। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्जिन 14% पर स्थिर रहेंगे और मुनाफा जो है 22% बढ़ेगा, यानी साल दर साल नतीजे आएंगे बढ़िया। तिमाही दर तिमाही स्टेबल आंकड़े देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त हिंडाल्को पर नतीजों के लिहाज से बेहद मजबूत नतीजों की आप उम्मीद कर सकते हैं हिंडाल्को पर। यह है आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं
अपने पिक ऑफ द डे के साथ। आजकल रिजल्ट सीजन में हमने पिक ऑफ द डे बंद कर रखी है क्योंकि टाइम नहीं होता, सुबह सुबह वरिंदर रिजल्ट एक्सरे भी होता है, कमेंट्री भी होती है, फिर रह जाता है और फिर स्टॉक्स पे ओपिनियन भी लेनी पड़ती है। तो कुणाल जी राकेश जी कभी काम करने से घबराते नहीं है, मुंह नहीं छुपाते, तो उन्होंने सोचा कल का काम आज ही कर दिया जाए, सुबह नहीं हो कोई बात नहीं, पिक ऑफ द डे का बिगुल अभी से ही बजा दिया जाए कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हमारा बंधन बैंक में पिक ऑफ द डे है। अभी तक ये स्टॉक चला नहीं है, नीचे में क्लियर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट है और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, बंधन बैंक एक अच्छा उछाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। स्टॉक में गिरावट आई, गिरावट के बाद बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस लेता हुआ दिख रहा है और अब ये स्टॉक वापस अपनी रेंज के अपर एंड यानी कि 350 रुपए के लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है। इन लेवल्स पर बाय करके चलने की हमारी राय है। 305 रुपए पर 305 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर पहला टारगेट ही 330 रुपए का 330 का, दूसरा टारगेट 340 रुपए का, तो 330-340 के टारगेट के लिए बंधन में खरीदारी की राय कि 340 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। बंधन बैंक में कल के लिए स्टॉक डे हाई पर मजबूती के साथ बंद होने की तैयारी में। आइए बढ़ते आगे, कैश का ऑप्शन के लिए तैयार है जय ठक्कर। बताएं जय। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी एक छोटा सा अपडेट, जो सुबह 35,700 का कॉल दिया था उसमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई थी, उसमें अच्छा एक प्रॉफिट देखने मिला और इनफैक्ट 16,200 का कॉल ऑप्शन हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में दिया था, उसमें भी ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। अनिल जी अब मैं एक स्टॉक ऑप्शन दे रहा हूँ बिकॉज बैंक निफ्टी का 36,200 का कॉल ऑलरेडी ओपन है हमारा। सो 1440 1440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन टाटा स्टील का खरीदना है। 62 रुपए 50 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें नीचे में प्लेस करना है 47 का। सो जी करीब 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बनेगा वो 80 का रहेगा, 80 रुपए का। सेकेंड टारगेट बनेगा 89 का। 80 एंड 89 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 1440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन टाटा स्टील का। रीजन कि क्लियरली एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है स्पॉट में 1480 से लेके 1500 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। सारी मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा मूव हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है अनिल जी। इनफैक्ट आफ्टरनून शो में मैंने टाटा स्टील को फ्यूचर्स में बाय रिकमेंड दिया था, वहां पे टारगेट्स हासिल हुए। अब कॉल ऑप्शन के थ्रू बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए कॉल ऑप्शन टाटा स्टील का खरीद कर चले। मेटल्स आपके लिए फोकस में आ सकते हैं, कल के ट्रेडिंग सेशन में काफी एक्टिव रहेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी 2 कॉल्स आ चुके हैं आपके लिए। सेल पर भी सेठी साहब बात कर रहे थे, जिसके आएंगे नतीजे कल। आने वाले हैं नतीजे बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, थोड़ी देर में वरुण से जानेंगे क्या है बाजार का अनुमान। पर उससे पहले सुमित जी की तरफ से एक कॉल तैयार है, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 89 रुपीज 30 पैसा, 89 रुपीज 35 पैसा। स्टॉक का नाम है एनसीसी लिमिटेड। बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक रडार पे आया है। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। लास्ट 2 दिनों के हाई स्टॉक ने आज ब्रेक किए हैं। स्टॉक पिछले 10 से 15 दिनों में कंटिन्यूसली गिरावट दिखा के आज पहला दिन है जब स्टॉक ने मोमेंटम बिल्डअप किया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ा और एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो 86 रुपीज का है। 86 रुपीज के स्टॉप लॉस से एनसीसी के अंदर खरीदारी करें। 90 रुपए के ऊपर आज क्लोजिंग मिलने पे ये स्टॉक में आने वाले दिनों में 95 रुपए से लेके 100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 86 के स्टॉप लॉस से एनसीसी में खरीदारी करनी है। 2 से 4 दिन का व्यू रखना है। 95 रुपए से लेके 100 रुपए तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 95 और 100 के टारगेट्स के लिए एनसीसी पर करें खरीदारी। सुमित जी को पसंद है, हर बार इसमें जब भी मूव आता है सुमित जी काफी जल्दी इसे पकड़ लेते हैं। अब ट्रिपल डिजिट की तरफ जा रहा है एनसीसी। पर एक स्टॉक जहां पर अभी भी दबाव बना हुआ है, बल्कि वायदा कारोबार का टॉप लूजर है,
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हालांकि निचले स्तरों से यहां पर भी थोड़ी रिकवरी हुई है, पर वैसी नहीं जैसे हमने वोडाफोन आइडिया में देखी है। अनिल जी, आज सुबह की बिकवाली की राय, स्टॉक ऑफ द डे 48 और 46 के दो टारगेट्स हिट होते हुए दिखे सर। थोड़ी रिकवरी के बाद अब वापस 48 के लेवल पर है, क्या करना चाहिए इस काउंटर पर अगर कॉल ली है तो? बिल्कुल दीप, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए क्योंकि दो टारगेट हासिल हो चुके हैं। और देखिए वजह ये साफ है कि इसके गिरने की वजह भी आइडिया के साथ ही जुड़ी हुई है। अगर आइडिया ही निचले स्तरों से इतना रिकवर कर रहा है तो फिर शॉर्ट रहने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि आइडिया किस वजह से रिकवर कर रहा है वो पता नहीं, फंडामेंटल रीजन तो नहीं। अब आइडिया में यही, इसलिए आप कल भी आप पूछ रहे थे, आज सुबह भी पूछ रहे थे, तो मैं यही कह रहा था कि बहुत ट्रिकी है। जो स्टॉक 25% गिर जाए, 25% दिन में बढ़ जाए, अब आपको पैसे के हिसाब से कम दिखेगा लेकिन परसेंटेज के हिसाब से तो काफी ज्यादा है, तो वहां पर ओपिनियन बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा फॉर्मूला सिंपल है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अगर आइडिया रिकवर हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके साथ आप ट्रेड मिलाकर, इनफैक्ट आइडिया क्यों, आप आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक ही क्यों, आप देखिए इंडस टावर, ये स्टॉक भी आइडिया के साथ गिरा और आइडिया बढ़ा तो वापस इंडस टावर भी बढ़ चुका है। तो अगर आप दो चार्ट देखेंगे, एक चार्ट आप लगाइए आइडिया इंडस टावर का और एक चार्ट लगाइए आप आइडिया का, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इंडस टावर में भी निचले स्तरों से रिकवरी आ गई और किस तरह से आइडिया भी रिकवर हुआ है। सिमिलर सिचुएशन है। तो मेरा ये समझना है जिस तरह से आइडिया रिकवर हुआ है बेहतर ही होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शॉर्ट पोजीशन से भी आप निकल जाएं, एग्जिट कर ले। दो टारगेट तो आ ही चुके हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं जब पहला टारगेट आ जाए, दूसरा टारगेट आ जाए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो निकल जाने की राय होगी दीप। ओके, तो निकल जाने की राय है आपके लिए अगर आपने सुबह ये शॉर्ट कॉल और शॉर्ट ट्रेड्स लिए थे, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल दिन रहा है। तो अब सेफ्टी यही है, मुनाफा आपका बन गया है। सुबह अगर आपने ट्रेड लिया होगा, अब मुनाफा बांधकर यहां से निकल जाइए, यह है अनिल जी की सलाह। आइए फिर चलते हैं वरुण के पास और जानते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL कैसे रहेंगे इसके नतीजे। वरुण बताइए। देखिए वैसे तो क्वार्टर 1 जो रहता है वो BEL के लिए कमजोर क्वार्टर रहता है, लेकिन हाँ लो बेस है तो इसके चलते आपको ईयर ऑन ईयर बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी। रेवेन्यूज 2284 करोड़ के आसपास आएंगे, एबिटा 323 करोड़, मार्जिन 8.8% से बढ़ के 14.1% और मुनाफा 5 गुना हो जाएगा, 5-6 गुना, करीब 54 करोड़ से बढ़ के 262 करोड़ पे आने वाला है। लेकिन क्वार्टर देखेंगे तो उतनी ही गिरावट देखने मिलेगी। एबिटा जो है उसमें करीब 84% की गिरावट, मार्जिन सीधे आधे होने वाले 28.5% से 14.1%, मुनाफा जो है 81% की गिरावट है। 1350 करोड़ से गिर के ये 262 करोड़ के आसपास आने वाला है। जो नए ऑर्डर्स है करीब 1000 करोड़ के आसपास रहेंगे, क्वार्टर करीब 81% के आसपास की गिरावट है। साल दर साल में भी करीब 71% के आसपास की गिरावट है। कुल ऑर्डर बुक जो है 52,877 करोड़ के आसपास है। एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, इसके लिए आपको साल दर साल नतीजे थोड़े अच्छे देखने मिलेंगे, लेकिन कुछ जो कुल खर्च है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। तो साल दर साल अच्छे क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा खराब इस कंपनी के नतीजे रहेंगे। जो नए ऑर्डर्स है उसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। देखना होगा आगे ऑर्डर बुक को लेके कंपनी क्या कहती है। बिल्कुल, तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर रखिए नजर। थोड़ा सुस्त हो गया है कुछ समय से काउंटर पर, देखते हैं नतीजों के बाद क्या यहाँ पर जान आएगी या नहीं। एक बार चार्ट्स पर भी राय ले लेते हैं। श्रीकांत जी, चार्ट्स पर कोई राय? BEL काफी समय से डिस्कशन भी नहीं हुआ है स्टॉक पर, सेटअप कैसा है इसका सर? दिपांशु, अगर आप टेक्निकली देखें तो इसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना था और उसके बाद इसमें एक करेक्टिव पैटर्न भी बन चुका है। लेकिन चूंकि इसमें काफ़ी बड़ी रैली हुई थी, 140 वाला स्टॉक तकरीबन 190 के करीब गया था, तो मुझे लगता है कि 170-172 के करीब इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो ओवरऑल सेक्टर है PSU का, यहाँ पे हमने देखा है कि एक करेक्टिव पैटर्न बनता है, करेक्शन होता है और स्टॉक में रिबाउंड आता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल अगर कोई भी करेक्शन अगर और भी बनता है तो उसे बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आज के दिन में अगर आप देखें तो 174 के लोअर लेवल्स बने थे इसमें, तो करंट लेवल से लेकर 172 तक आप इसे बाय कीजिए, 170 का स्टॉप लॉस रखिए और मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक एक बार 190 के लेवल्स दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा स्टॉक है और करेक्शन में बाय किया जा सकता है, ये इसकी स्ट्रैटेजी होगी। बिल्कुल, तो करेक्शन में खरीदारी करें, ये है स्टॉक आपके लिए। लेकिन एक और स्टॉक क्या अपना पावर, अपना दम कल दिखाएगा, क्योंकि कल है इसके लिए बड़ा दिन और स्टॉक है टाटा पावर। कल आने वाले हैं रिजल्ट्स, नतीजे। तो ये जानते हैं वरुण से, क्या टाटा पावर के नतीजे पावरफुल रहेंगे? बताएं वरुण। अनिल जी, साल दर साल तो पावरफुल रहेंगे, लेकिन क्वार्टर उतने भी खराब नहीं है, ठीक ठाक नतीजे हैं, तो इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है।
आप साल दर साल देखिए 8851 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यूज आने वाले, यानी कि 37% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। हालांकि ऑपरेशनली उतने स्ट्रांग नहीं होंगे क्योंकि एबिटा महज 3% बढ़ेगा, 1784 करोड़ के आसपास आने वाला है। मुनाफा 72 करोड़ के आसपास, 72% के आसपास बढ़ेगा, 356 करोड़ के आसपास आ सकता है। आप देखिए क्वार्टर भी मुनाफे में केवल 9% के आसपास की गिरावट है और रेवेन्यूज में भी करीब 12-12.5% के आसपास की गिरावट है। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है इस कंपनी के रेवेन्यूज में। ओडिशा डिस्कॉम से अच्छे परफॉर्मेंस से नतीजे में जो है वो सहारा मिलेगा इस कंपनी को काफ़ी हद तक। ब्याज खर्च गिरने से जो कामकाजी तौर पर ओवरऑल सुधार आपको देखने मिलेगा। रेगुलेटरी कारोबार में स्थिर परफॉर्मेंस का अनुमान लगाया जा रहा है। सोलार ईपीसी एग्जीक्यूशन की वजह से आय में जो है आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। तो साल दर साल बेहतरीन नतीजे होंगे। क्वार्टर भी जिस तरह से आप बाकी कंपनियों में देख रहे हैं 80-80, 90-90% के आसपास की गिरावट, उस तरह की गिरावट इस कंपनी के नतीजों में नहीं होने वाली। आगे नजर रखेंगे कि रिन्यूएबल कारोबार को मोनेटाइज करने के लिए कंपनी के क्या प्लान है और सोलार ईपीसी ऑर्डर बुक जो है वो कैसी होती है और आगे कोयले के दाम को लेकर कंपनी क्या कहती है, इन सब चीज़ों पर नजर होगी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट्स के पहले स्टॉक है बेहद मजबूत 135 के आसपास। ऐसे में वागले साहब आपको डालनी है नजर टाटा पावर के चार्ट्स पर और बताना है ये कि क्या नतीजों के पहले कुछ खरीदारी की जाए या जाने दे, छोड़ दें। अनिल जी, मेरा व्यू है 140 तक तो ये स्टॉक जाना चाहिए। तो एज ए ट्रेड 5 रुपए इसमें बहुत बड़ी मूव होती है। 133 के स्टॉप लॉस से 140 ये मेरा ट्रेड रहेगा और चार्ट्स में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। नॉर्मली मैं रिजल्ट के पहले लेता नहीं हूँ, अवॉइड करता हूँ, लेकिन इसका पैटर्न अच्छा है। अभी ब्रेकआउट आ रहा है 133 134 में, तो मुझे मेरे हिसाब से एज ए बीटीएसटी ये बिल्कुल लिया जा सकता है। 4-5 रुपए की मूव मिलनी चाहिए। ओके, 4-5 रुपए के मुंह के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। यह है आपके लिए राय इस वक्त। आइए बढ़ते आगे। नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम ये भी कल अपने नतीजे पेश करेगा और इन नतीजों पर किस तरह का एक्शन हो सकता है, आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए पूर्वानुमान। आशीष बताइए। अनिल जी, नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे और मेटल स्टॉक्स हम देख भी रहे हैं कि नतीजे शानदार आते हुए दिख रहे हैं और पिछले साल अगर आप देखें तो कीमतों के मुकाबले इस बार काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली। तो जो मुनाफा है इसमें आपको बढ़िया 33 टाइम्स की बढ़त देखने को मिली। 17 करोड़ से बढ़कर इस बार जो है करीब 570 करोड़ के आसपास का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट करें। मार्जिन 9% से बढ़कर 20%। कामकाजी मुनाफा जो है उसमें अगर आप देखें तो करीब 7% की बढ़त देखने को मिलेगी। माफ कीजिएगा, 7 गुने की बढ़त देखने को मिलेगी और इनकी जो आय है इसमें भी 112% का इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो नतीजे आपको इतने उत्साहजनक नजर नहीं आएंगे क्योंकि पिछले तिमाही इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही थी, वहां पर प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला था। इसके लिए तिमाही दर तिमाही करीब 4% की गिरावट देखने को मिलेगी आय में और मार्जिन भी अगर आप देखें तो 33% से घटकर 30% रहेंगे और जो टोटल मुनाफा है इसमें भी 40% की गिरावट देखने को मिल सकती है। आगे कीमतों को लेकर क्या आउटलुक है उसके ऊपर नजर रहेगी, लेकिन नतीजे साल दर साल अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार रहेंगे। नतीजे साल दर साल नेल्को के रहेंगे शानदार और अभी नेल्को का स्टॉक सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया था, उनका भी ये मानना था कि कल के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और स्टॉक के मेटल शेयरों में फिर से जान लौटती हुई दिखेगी। तो नेल्को है वो स्टॉक जहाँ पर दमदार रिजल्ट्स आने की संभावना। लेकिन आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है और वो आ रही है पेनेशिया बायोटेक को लेकर खबर आती हुई दिख रही है। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आती दिख रही है। पेनेशिया बायोटेक स्पुतनिक वी इसके 2.5 करोड़ डोजेस बनाने के लिए इन्होंने करार किया। क्या बात है, वाह। पेनेशिया बायोटेक के लिए ये बड़ी खबर है। स्पुतनिक वी के लिए इन्होंने 2.5 करोड़ डोज बनाने का करार किया है। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आती हुई दिख रही है, यानी कि पेनेशिया बायोटेक 2.5 करोड़ डोजेस बनाएगा स्पुतनिक वी। ये कोरोना की एक वैक्सीन है, मेरे ख्याल से सिंगल डोज वाली वैक्सीन स्पुतनिक वी है। डीप साइड ना सिंगल डोज वाली है ना स्पुतनिक वी। और बंसल जी भी बड़े उत्साहित होंगे इसके ऊपर बात करने के लिए। तो बंसल जी, आप स्पुतनिक वी पर भी अपनी राय दे सकते हैं, चार्ट्स पर भी। तो आप चार्ट तैयार रखिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले एक बार जरा दीप, स्पुतनिक वी यानी कि ये जो नई आने वाली सिंगल डोज वाली वही होगी ना? अनिल जी, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आई थिंक स्पुतनिक वी तो नॉर्मल है, वो स्पुतनिक लाइट है सर, जिसकी अभी तक घोषणा नहीं की गई है कि कब कैसा रहेगा उसका प्रोडक्शन शेड्यूल। बट ये स्पुतनिक वी वही है जो नॉर्मल वाली है सर, 2 डोज वाली, जो डॉक्टर रेड्डीज के साथ तो ऑलरेडी इनका करार है। बट बात चल रही थी कि पेनेशिया बायोटेक के साथ भी करार होने वाला है और वो फाइनली बनते हुए दिख रहा है। तो डॉक्टर रेड्डीज के पास फर्स्ट 25 करोड़ डोजेस का करार है और उसके बाद बाकी डोजेस के लिए अलग सप्लायर्स भी हैं लाइन में। तो वही अब
अगली 2.5 करोड़ डोजेस के लिए लग रहा है कि पनेशा बायोटेक ही सिलेक्टेड है। बट सर शायद ये नॉर्मल वैक्सीन है, वो स्पुतनिक लाइट है जो सिंगल डोज वाली है, जिसके लिए अभी तक कुछ प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है सर। ओके, चलिए जो है वो है फिलहाल, लेकिन 2.5 करोड़ डोज बनाने का करार काफी बड़ा पेनेशिया बायोटेक के लिए माना जाएगा। जरा बंसल जी से भी इस पर राय ली जाए। बंसल जी बताएं, पेनेशिया बायोटेक। अनिल जी, इसके अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो 355-56 के अराउंड चल रहा है। ऊपर में 370-375 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो बड़ी तेजी तो तभी बनेगी जब 370-375 के लेवल्स टूटेंगे। तो एज ऑफ नाउ 347 का स्टॉप लॉस लगाया जिन्होंने ले रखा है, और 370 से लेकर 375 के टारगेट के लिए पेनेशिया बायो को खरीदा जा सकता है। और अनिल जी, ये जो वैक्सीन है ये वो 2 डोज वाली है, और इसमें अनिल जी गैप काफी कम है, 21-22 डेज के डिफरेंस पर ये दूसरा डोज भी इसमें लग जाता है। ये वाली आई होती तो आप लगवाते बंसल जी ये वाली, या आपकी जो कोविशील्ड लगी वही ठीक है? नहीं अनिल जी, मैं तो अपनी मेरे अनिल जी कोवैक्सीन लगी है, तो प्योरली इंडिया वाली अनिल जी, तो कोवैक्सीन से खुश हूं। आपको किधर बाहर जाना है, आपको तो इंडिया में ही रहना, तो ठीक है, बढ़िया, कम से कम एक काम अच्छा हो गया। बंसल जी अब कहीं जा नहीं सकते, यहीं के यहीं पर रहेंगे एक्चुअली। अच्छा, इस बीच ये हम कह रहे थे ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती दिख रही है, लेकिन अब ऑफिशियली ये खबर एक्सचेंजेस पर आ चुकी है। पेनेशिया बायोटेक को लेकर जो ये खबर है, ये एक्सचेंजेस पे पेनेशिया बायोटेक ने BSE पर ये नोटिफिकेशन भेजा, इन्फॉर्मेशन भेजी है कि उन्होंने स्पुतनिक V बनाने के लिए करार किया। तो ये अब खबर ऑफिशियल हो चुकी है, कंपनी की तरफ से एक्सचेंजेस को नोटिफाई कर दिया गया है, तो पूरी तरह से ये ऑफिशियल पक्की खबर हो चुकी है। अब ब्लूमबर्ग के हवाले से नहीं, ऑफिशियली BSE एक्सचेंज पर ये खबर आ चुकी है। जैन साहब से भी एक बार राय ली जाए। जैन साहब, आपके रडार पर, ट्रैक पर है ये स्टॉक? नेगेटिवली ट्रैक पे है अनिल जी। बस यही है कि ये न्यूज तो पॉजिटिव है, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे नहीं लगते हैं, प्लेजिंग है स्टॉक में। बस एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का स्टेक है, आधार पूनावाला जी का प्राइवेट पर्सनल लेवल पे भी स्टेक थी, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर हुई है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल मैं थोड़ा सा डरा हुआ रहता हूँ, नेगेटिव बुक वैल्यू वाला स्टॉक है। अब फार्मा और इन्हीं चीजों पे, वैक्सीन पे प्ले करना तो और भी दूसरे प्ले में, तो रादर में फाइजर अभी भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है, वहां पे भी इस तरीके की पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। डॉक्टर रेड्डीज बहुत करेक्टेड है, तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बायोकॉन है जो चला हुआ नहीं है, जो कि आईटीसी के साथ आजकल फार्मा सेक्टर का आईटीसी बोलते हैं उसको, तो उन टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत करेक्शन अभी इन दिनों में हुआ कुछ फार्मा स्टॉक्स में, बट मैं कॉन्फिडेंट न्यूज स्टॉक के लिए। ओके, तो जैन साहब का उतना भरोसा नहीं है, बट नजर रखिए, डेफिनेटली पेनेशिया बायोटेक के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, और आप स्टॉक पर वैसा रिएक्शन भी देख रहे हैं। पर आइए फिर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं वीकली एक्सपायरी के लिए, जल्दी से चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, बढ़िया ग्लोबल क्यूज है सर। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 80 अंकों की तेजी के साथ। नास्डैक फ्यूचर्स में आप अच्छी बढ़त देख रहे हैं। यूरोप के बाजार में भी ज्यादातर पॉजिटिव ही मोमेंटम बना हुआ है, तो कोई परेशानी वहां से नहीं आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 1.15%, 1.13% के इंट्राडे लो पर गई थी कल, वहां से 1.18% के आसपास इस समय ट्रेड हो रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। तेल के दाम भी संभले हुए हैं कल शाम की भारी गिरावट के बाद। क्या करके जाएं सर? ठीक है दीप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लगातार तीसरा दिन रिकॉर्ड बना है। थोड़ी सी सुस्ती वाला मामला हो सकता है। देखिए 16,125, 16,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो यहां से रिस्क आपके लिए 75 पॉइंट से लेकर 125-150 पॉइंट की, इससे ज्यादा नहीं। तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं। चाहे तो एक 16,100 का पुट ऑप्शन खरीद लें, तो अनएक्सपेक्टेड मूव के लिए अगर आपको हेज करना है तो 16,100 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर की तरफ 16,350, 16,400 हल्की रुकावट का लेवल है, 16,500 तक का रास्ता बनता हुआ दिखता है। बैंक निफ्टी 35,800 के आसपास है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि वहीं पर आज क्लोजिंग होनी चाहिए। निफ्टी जरूर थोड़ा सा हमारी उम्मीद से नीचे क्लोज होता दिख रहा है। मुझे लग रहा था 16,300, 350 की रेंज में क्लोज होगा, हल्का सा 10-15 पॉइंट नीचे क्लोज होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी वहीं 35,800 के आसपास क्लोज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में आपकी लॉन्ग पोजीशन बनी रह सकती है। बैंक निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 300 पॉइंट नीचे तक की रिस्क है। 35,500, 400 के आसपास अगला मजबूत सपोर्ट है। बस उस लिहाज से आपको अपनी पोजीशनिंग करनी चाहिए। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, लॉन्ग साइड पर रहना है, निफ्टी ज़्यादा बेहतर है, वहां पर ज़्यादा कंफर्ट है जी।
बिल्कुल, तो निफ्टी में ज्यादा कंफर्ट है बैंक निफ्टी के मुकाबले, बट एक्शन भरपूर है बाजार में इस समय। एक बार बैन से बेनिफिट इस पर भी जान लेते हैं। वायदा कारोबार के बैन से क्या बदलाव होने वाले, थोड़ी देर में आशीष के साथ जानेंगे। चलिए, आशीष हमारे साथ तैयार ही हैं, तो पहले ये खत्म कर लेते हैं, बैन से बेनिफिट। चलते हैं आशीष के पास। बताएं आशीष, कल तो हमने देखा 2 नए स्टॉक्स जुड़ गए थे, कुछ और बदलाव होंगे इस बार वायदा कारोबार की लिस्ट में? बिल्कुल दीपांशु, एक और एडिशन हो जाएगा। फिलहाल 3 स्टॉक बैन में है, जो बैन में बने रहेंगे, क्योंकि तीनों में से किसी स्टॉक की जो मार्केट में एक्सपोजिशन लिमिट है 80% से नीचे नहीं आएंगे। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा बैंक और सन टीवी, ये तीनों जो स्टॉक बैन में है, बैन में बने रहेंगे। फ्रेश एंट्री होने वाली है आरबीएल बैंक की। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में एक्सपोजिशन लिमिट में तेज उछाल देखने को मिला है। कल 93% के आसपास जो है बाजार बंद होने के टाइम पे यहाँ पर मार्केट में एक्सपोजिशन लिमिट थी, आज बढ़कर जो है करीब 100% हो गया, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। तो आरबीएल बैंक की जो एंट्री है वो तो कंफर्म हो गई है। बाकी ये जो 3 स्टॉक बैन में है वो बैन में बने रहेंगे। चलिए, तो लिस्ट बड़ी होती जा रही है। परसों तक सन टीवी था, फिर हमने देखा कल शाम क्लोजिंग के बाद इंडियाबुल्स हाउसिंग, कैनरा बैंक जुड़ गए। अब लग रहा है कि आरबीएल बैंक भी इस लिस्ट में जुड़ सकता है, तो यहां पर रखनी है आपको नजर। पर आशीष, नजर बनी हुई है नैल्को पर भी, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। मेटल स्टॉक्स की अभी बात चली रही थी, सेठी साहब भी खरीदारी की राय ही देकर गए हैं। नैल्को पर बताइए आशीष, बाजार का क्या है अनुमान नतीजों के लिहाज से? नाल्को के तो नतीजे बढ़िया ही देखने को मिलेंगे। पिछले साल के मुकाबले जो है मुनाफे में काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। पिछले साल में 17 करोड़ का जो है कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया था। इस बार करीब 570 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है वो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। और मार्जिन में भी अगर आप देखें तो शानदार बढ़त है, 9% से बढ़कर 30%। कामकाजी मुनाफे में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। टॉप लाइन में 112% की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो नतीजे थोड़े से सुस्त नजर आएंगे, क्योंकि पिछली तिमाही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, तो उसका एक असर था। लेकिन जो साल दर साल आंकड़े हैं बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। बिल्कुल, तो साल दर साल तो शानदार आंकड़े आते हुए दिखेंगे, जैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, स्पेशली जो कमोडिटी लिंक्ड कंपनीज हैं उनके लिए। चलिए, फिर आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं। जय हमारे साथ है, एक बिगुल जय के कॉल के लिए। बताएं जय। दीपांशु, मेटल्स में आज पॉजिटिव क्लोज देखने मिल रहा है लगभग 4 दिनों के बाद। तो जो कंसोलिडेशन हुआ मेटल्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें से ब्रेकआउट मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहना चाहिए। VDL मुझे पसंद आ रहा है ये लेवल्स पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी खासे लोअर एंड ऑफ द चैनल से रिवर्स हुआ है ये स्टॉक, तो इसका 310 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीप खरीद कर चलना है, जो करीब अभी 12 रुपए 95 पैसे 13 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखे 10 रुपए का, पर दीप क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे। पहला टारगेट इसमें बनेगा 17 रुपए का, सेकंड टारगेट बनेगा 19.5 का। 17 एंड 19.5 ये 2 टारगेट्स के लिए आप VDL का 310 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका 5th वेव ऊपर में आने को है, और ये होते ही स्पॉट में इसमें हमें लगभग 325 330 तक के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड देखने मिल सकते हैं। तो 325 तक के लेवल पर जा रहा है वेदांता। बढ़िया एक्शन रहा है, और कल तो नैल्को और हिंडाल्को के नतीजे भी आएंगे, तो उसका आप थोड़ा इंपैक्ट वेदांता पर भी आते हुए देख सकते हैं। नजर रखी जाएगी इस काउंटर पर। चलिए, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और रिकॉर्ड्स की बनी है हैट्रिक आज, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि नई रिकॉर्ड क्लोजिंग के लिए भी निफ्टी तैयार है, सेंसेक्स भी तैयार है। बैंक निफ्टी यहां पर भी बढ़िया एक्शन बना, पर थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रही वीकली एक्सपायरी के लिहाज से, और हल्की सी सुस्ती के साथ बैंक निफ्टी 250 पॉइंट्स नीचे क्लोज करने जा रहा है। पर आज का स्टार रहा है भारती एयरटेल। 4% ऊपर ये काउंटर क्लोज हो रहा है, 600 के जस्ट नीचे। 619 का लेवल इसने टच किया, 623 का इसका लाइफ हाई है। आइशर मोटर्स सुबह से ही एक्शन में 3.5% ऊपर, लंबे समय बाद आईटीसी की आउट परफॉर्मेंस 3% ऊपर 215 के लेवल पर क्लोज होते हुए दिख रहा है। और फिर सारे मेटल स्टॉक्स एक्शन में रहे, टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, यहां पर आपने एक्शन बनते हुए देखा है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज से सहारा 1.5% ऊपर। HDFC बैंक के लिए अच्छी खबर आ सकती है, कुछ समय में क्रेडिट कार्ड की रेस्ट्रिक्शंस हटाई जा सकती हैं, वहां पर भी आपने बढ़िया मूव देखी है। तो निफ्टी को सहारा इन दिग्गजों से आते हुए दिखा।
एसबीआई कल की तेजी, आज की गिरावट 3% नीचे, इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक पर दबाव। तो इन दिग्गजों की वजह से आपने देखा कि थोड़ी गेंस लिमिटेड थी और बैंक निफ्टी पर प्रेशर बना हुआ था। इसके अलावा HUL यहां पर वीकनेस, मारुति सुजुकी, BPCL, अदानी पोर्ट्स, UPL, IOC, इन सारे काउंटर्स पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। सबसे बड़ा स्विंग रहा वोडाफोन आइडिया पर, 25% गिरने के बाद पूरी तरह रिकवर होकर फ्लैट क्लोजिंग के करीब आपको वोडाफोन आइडिया आते हुए दिख रहा है। तो बड़ा स्विंग इंट्राडे में वोडाफोन आइडिया पे बिरला साहब के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद, और इस हफ्ते काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी इस काउंटर पर आ गई, पर एकदम फ्लैट क्लोज हो रहा है। इंट्राडे लेवल से देखें तो बढ़िया रिकवरी रही। IDFC फर्स्ट बैंक अनिल जी की स्टॉक ऑफ द डे, शॉर्ट कॉल्स 48-46 के 2 टारगेट्स आए, अब एग्जिट करने की सलाह, 47.9 पर क्लोजिंग। कोरोमंडल इंटरनेशनल, बॉश, ICICI प्रू, मैक्स फाइनेंशियल, HPCL, PVR, सन टीवी जो बैन में है, PNB, यहां पर भी भारी असर आते हुए फेडरल बैंक, यहां पर वीकनेस, BHEL, बैंक ऑफ बड़ौदा, AB फैशन और एस्ट्रल। नतीजों से पहले ये काउंटर भी थोड़ा सुस्त आपको दिखा। कैश स्टॉक्स में आपने भरपूर एक्शन देखा है। कुछ केमिकल स्टॉक्स थे जो आज आपको मूवमेंट दिखा रहे थे। IT स्टॉक्स फर्स्ट हाफ में काफी एक्टिव रहे और पेपर स्टॉक्स सेकंड हाफ में बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। JK पेपर, स्टार पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, वेस्ट कोस्ट, इन सभी स्टॉक्स पर अच्छी खरीदारी आई। सुवेन फार्मा यहां पर अच्छा एक्शन दिखा। लॉरस लैब्स बढ़िया खरीदारी इस पर। रोजारी बायो यहां पर पॉजिटिव मूवमेंट। एलगी इक्विपमेंट शो के शुरुआत में खरीदारी की राय आपको आती हुई दिखी। ग्रीव्स कॉटन, JK टायर, PTC इंडिया फाइनेंशियल, नतीजों के बाद यहां पर भी पॉजिटिविटी और ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहां पर भी आपको खरीदारी आती हुई दिखी। तो अनिल जी, ओवरऑल इंडेक्स लेवल पर देखें तो नए रिकॉर्ड्स, नए क्लोजिंग लेवल्स, निफ्टी सेंसेक्स दोनों पर। बैंक निफ्टी में थोड़ी सुस्ती सर, 35,800 के करीब प्रोविजनल क्लोजिंग का फिगर आते हुए। उम्मीद के मुताबिक और दीप नए रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं। 16,349, ये अच्छा काम हुआ कि अब याद रहेगा जिस दिन 16,350 होगा उस दिन समझ में आ जाएगा कि नया हाई बनेगा। तो एकदम सही लेवल पर आज हाई बनाए ताकि हाई याद रखने में मुसीबत ना हो। और वैसे ज़्यादा मुसीबत होगी भी नहीं, मुझे लगता नहीं। जिस तरह का मूड माहौल है, 1-2 दिनों में फिर से हाई बना दे तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो 16,349 ये इंट्राडे हाई है और सेंसेक्स में 54,717, 54,717 ये इंट्राडे हाई है। क्लोजिंग हाई एडजस्ट होने के बाद आपके सामने आने की तैयारी में। बैंक निफ्टी 233 अंक नीचे आज बंद होता हुआ दिखा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं बाजार बंद होने के बाद का आयोजन क्या है आज आपके लिए खास। 4:30 बजे आज है गुरुवार और गुरुवार को मिलता है आपको एक स्पेशल शो, बात दुनिया की। जी हाँ, दुनिया भर की वो बेहतरीन और मनोरंजक खबरें जो आपकी नॉलेज भी बढ़ाती है और आपको हंसने गुदगुदाने और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने का पूरा मौका देती है। और आज भी ऐसी ही कुछ खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए आज की शो की हाइलाइट्स। रूस के राजनयिकों को अमेरिका का देश निकाला आदेश। संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना भारत, चीन और पाकिस्तान को लगी मिर्ची। मिलिए यूएस मिलिट्री के नए बाहुबली से। क्या ग्रीनलैंड के गलते ग्लेशियर्स महाविनाश की आहट? और आपकी फेवरेट सुपर विमेन ब्लैक विडो क्यों दिखा रही हैं डिज्नी को आंखें? देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है कुछ बेहतरीन और दिलचस्प खबरें जो आप देखेंगे आज 4:30 बजे वाले हमारे शो में। मिस मत कीजिएगा, 5 बजे का शो। और ये है आज कोविड पर आ रही है तीसरी लहर। ये है हमारी आज की खास पेशकश। 11 हफ्तों के बाद एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। WHO कह रहा है कि भारत में भी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। मौजूदा हालात देखते हुए ये लग रहा है कि तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आ सकती है और जिससे दूसरी लहर से भी ज़्यादा, 2 गुने से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या है कारण जिसकी वजह से कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है? क्यों देश में हालात फिर से चिंताजनक हो रहे हैं और क्या तीसरी लहर को रोका जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये कि इससे बचे कैसे, इसी पर बात करेंगे हमारे खास मेहमानों से। एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर और कोवैक्सीन के रिसर्चर डॉक्टर संजय राय होंगे हमारे साथ और अमेरिका में न्यूयॉर्क में कोविड-19 के रिसर्चर डॉक्टर धीरज कौल साहब होंगे हमारे साथ। इन दोनों से करेंगे हम बातचीत। आपकी खबर आपका फायदा में आ रही है तीसरी लहर। आइए आज का एक विशेष शो वोडाफोन आइडिया को लेकर। वी यानी कि जिसे वोडाफोन आइडिया के नाम से भी आप जानते हैं, इन दिनों सुर्खियों में है।
चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों ही पदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा सरकार को ये भी कहा है कि वो चाहे तो कंपनी को बचा लें और इसके लिए वो अपनी हिस्सेदारी भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन मौजूदा हालात में क्या ऐसा संभव है कि कंपनी के कर्ज और एजीआर के बकाया को देखते हुए कंपनी को बचाया जा सकता है? ऐसे में कंपनी को बचाने के लिए सरकार और मैनेजमेंट के पास क्या विकल्प है? क्या कोई सिल्वर लाइन है या कंपनी डूबेगी ही? और डूबेगी तो क्या शेयर होल्डर्स के पैसे जीरो हो जाएंगे? बैंक्स का क्या होगा? लेंडर्स का क्या होगा? और सरकार को जो एजीआर के तौर पर पैसा मिलना है उसका क्या होगा? इसी पर हम बातचीत करेंगे आज शाम 6 बजे के खास शो में। वी बचेगी या डूबेगी, वोडाफोन आइडिया बचेगी या डूबेगी, ये है हमारी आज की खास चर्चा। और बाकी की खास चर्चा है आज रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की और टोक्यो ओलंपिक में साफ तौर पर आज का दिन हमारे लिए बहुत ही तगड़ा रहा है। भारतीय खिलाड़ी लगातार झंडे गाड़ रहे हैं। मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वहीं कुछ देर में रवि दहिया जो हमारे पहलवान है, रेसलर हैं, वो गोल्ड मेडल के लिए मुकाबले में उतरेंगे। इस बार ओलंपिक ने डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो जैसे खेलों में भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है। तो टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता हुआ दिख रहा है खेलों के लिहाज से, और इसी मजबूत दावेदारी का करेंगे विश्लेषण। टोक्यो में टर्निंग पॉइंट रात 8 बजे, और इसके अलावा भी ढेर सारी ऐसी स्टोरीज होंगी जिन पर होगी आपके लिए चर्चा, देखना मत भूलिएगा। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दी जाए। थोड़ी बेहतर होकर आती दिख रही है, 16,294, 16,300 के आसपास आती दिख रही निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग 35 अंकों की मजबूती के साथ, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बुरी नहीं है, 35,834 के ऊपर की आती हुई दिख रही है। 200 अंकों का नुकसान जरूर है लेकिन उतना बुरा नहीं। 123 अंक ऊपर सेंसेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है। और जाने से पहले एक बार डाउ फ्यूचर्स भी आप देख लें ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आज रात अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होने की उम्मीद आप करके चलें, और ताकि कल सुबह आपको पता रहे क्या कुछ होने की संभावना है। डाउ फ्यूचर्स 75 अंक मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, धीमे धीमे मजबूती बढ़ाते हुए। विदा लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। विदा लेने से पहले एक चीज़ और बताना भूल गया मैं तो। कल तो बड़ा दिन है और कल आप लोगों ने बंसल जी सब तैयारी कर रखी है ना, फ्राइडे कल तो। कुणाल जी टी शर्ट सब तैयार है? जैन साहब आपके सबके टी शर्ट तैयार है? कल अनिल जी टी शर्ट तैयार है? हाँ तो बदल लो, चेंज करो कल से। कल फॉर्मल, कल बदलाव हो गया, कल आपको फॉर्मल कपड़े पहने। कल क्रेडिट पॉलिसी है भाई, क्या बात कर रहे हैं? अरे आप मानसी के ट्रिगर्स नहीं देखते जो 2 बजे वो बताती हैं? कल की क्रेडिट पॉलिसी है तो कल बदलाव है। क्रेडिट पॉलिसी के दिन सुबह सुबह टी शर्ट में नहीं, हम फॉर्मल वेशभूषा में रहेंगे। तो आपके सामने शर्ट। जी कुणाल जी। अनिल जी हाफ डे टी शर्ट हाफ डे टाई चलेगी अनिल जी? अरे वाह, ये आइडिया ठीक है। चलिए आपको छूट, सेकंड हाफ वाले शो में कुणाल जी को टी शर्ट पहनने की छूट है, और उस छूट का फायदा दूसरा भी उठाना चाहें, 1 पे 1, 1 पे 2, 1 पे 3, जितने भी हमारे एक्सपर्ट उठाना चाहें वो छूट आपके लिए। ओपनिंग शो में हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, जय ठक्कर साहब, हिमांशु जी ने तो आज कमाल ही किया है। ढेर सारे स्टॉक्स एक के बाद एक टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखे। श्रीकांत जी आपका भी धन्यवाद, बंसल जी, कुणाल जी और साथ ही सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, नमस्कार।